Hello and welcome again on this Unacademy's platform. This is a kind of answer writing session, and in this session we'll be covering the previous year question of IAS mains examination. We'll be taking the question from various years, and especially we'll talk about 2021 questions as well. यहाँ पे जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, the question will be from GS paper 3. As you all know that in mains you have 4 GS papers. In GS paper 1 you have history, geography and some topics related to society. In GS paper 2 you have polity IR, and in GS paper 3 we have Indian economy. And Indian economy is having around 40 to 45% of the weightage as far as total paper is concerned. And apart from the Indian economy, we have various other subjects like environment, science and technology, internal security, disaster management. तो ये जो आज हमारा सेशन है, इस सेशन के अंदर हम जीएस पेपर 3 के क्वेश्चन लेंगे और वो भी इकोनॉमी के क्वेश्चन लेंगे. जनरली स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट कि इकोनॉमी में कैसे करें, किस तरीके से. तो ये एक अप्रोच हमारी यहाँ रहेगी कि कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा है. डिफरेंट टाइप के हम क्वेश्चन ले रहे हैं, किस तरह से डायरेक्ट भी आ रहे हैं, किस तरह से कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, स्टैटिक पोर्शन और करंट को कवर करके. क्योंकि अगर हम जीएस पेपर 3 का अगर आप सिलेबस देखेंगे, तो अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो ये इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस यहाँ पे मेंशन है, फाइन. लेकिन अगर आप फॉलो करते हैं कि हाँ कोई एक ऐसी बुक हो जो जहाँ पे हम लाइन टू लाइन ये सिलेबस को कवर कर लें, तो उससे हमारा काम हो जाएगा. ठीक है, वो आपको जानना जरूरी है. जो भी चीज़ें सिलेबस में मेंशन है, यू नीड टू बी अवेयर अबाउट द मीनिंग ऑफ दोज टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, बट दिस थिंक इज़ नॉट सफिशिएंट, है ना. केवल इतना से काम नहीं चल रहा है. यू नीड टू इंटीग्रेट दोज कॉन्सेप्ट्स विच यू हैव लर्न इन द स्टैटिक पोर्शन. यू नीड टू इंटीग्रेट विद करंट हैपनिंग्स. तो जो क्वेश्चन आते हैं वो इशू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. क्वेश्चन यहीं से रहेगा, सिलेबस में से ही. और किस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका प्लानिंग, है ना, इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग एंड ऑल. तो अभी नीति आयोग है, उसका एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा. इंक्लूसिव ग्रोथ है, ओके. इसके रिगार्डिंग इश्यूज क्या हैं. और फिर यहाँ पे आपका मेंशन किया हुआ है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इन दोनों को लिंक कर दिया, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों कैसे रिलेटेड है. बजटिंग पे क्वेश्चन पूछ दिया, अच्छा बजट कितने प्रकार का, क्या क्या कंपोनेंट है. ये तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2021 की ही हम बात कर रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, बजट वाला. लैंड रिफॉर्म्स यहाँ पे मेंशन है, तो ये भी आपका 2021 मतलब जो अभी लास्ट ईयर हुआ है वहाँ पे इसका क्वेश्चन पूछा गया है. सो आई विल बी टेकिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट एरियाज. एक एक करके हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. क्या तरीका होना चाहिए अप्रोच करने का, कुछ बेसिक चीज़ें आंसर राइटिंग में जो आपको ध्यान रखनी है. जैसा आप सभी को पता है, हाँ, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट होता है, कंक्लूजन होता है. तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखे हैं, जनरली बच्चे पजल रहते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे. बॉडी पार्ट को कैसे मैनेज करना है ना, कैसे आप आंसर राइटिंग को ईजी बना सकते हो अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो वो चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे. और इन जनरल अगर हम देखें तो जीएस पेपर 3 कंपैरेटिवली स्कोरिंग होता है. यहाँ पे स्कोर करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर हम जीएस पेपर 2 के कंपैरिजन में चर्चा करें. चलिए आगे हम डिस्कशन पूरा लेंगे. आगे बढ़ें उससे पहले कुछ अपडेट्स हैं. ये आपका लिंक है, मेरी प्रोफाइल का लिंक है, जहाँ पे आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जो फ्री क्लासेस होती हैं, फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं, इनको यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं. और इन क्लासेस को डेफिनेटली यू कैन हैव एक्सेस टू दीज क्लासेस. और अभी आपकी एक एनसीईआरटी पे एमसीक्यू सीरीज हम शुरू कर रहे हैं. एमसीक्यू सीरीज एनसीईआरटी पे हम शुरू कर रहे हैं ऑन 15 अगस्त. 15 अगस्त को शुरू करेंगे इस सीरीज़ को. दोपहर 12 बजे इसकी क्लासेस रहेंगी. यू कैन डेफिनेटली हैव एक्सेस टू दिस सीरीज. मेक श्योर यू आर फॉलोइंग मी ऑन दिस लिंक हियर. क्लास का लिंक हमने टेलीग्राम पे भी डाला हुआ है. ये टेलीग्राम चैनल है, इसे आप टेलीग्राम पे नाम डाल के सर्च कर सकते हैं. दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन ओवर हियर. इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, जो आपको दे रहा है 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन. So there is no need to shift in the big city or spend lakhs of rupees. You can get access to all the resources which are required for UPSC preparation at your doorsteps on an Academy's Plus platform. Plus platform आपको दे रहा है access to all the educator. एक ही बार फीस देने, जितने भी एजुकेटर्स हैं सबको आप एक्सेस कर सकते हैं. यू हैव अनलिमिटेड एक्सेस टू द लेक्चर्स, जितनी बार चाहें आप देख सकते हैं. प्रिंटेड नोट्स आपको मिल रहे हैं. अगर हम देखें, ये अपडेटेड नोट्स हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्री मेंस के, माइंड मैप्स, करंट अफेयर अपडेटेड, ये सारी चीज़ें ये आपको हार्ड कॉपी के फॉर्म में घर पे भेजे जाएंगे. इसके अलावा आपका आंसर राइटिंग और जो टेस्ट सीरीज के कंपोनेंट है, ये भी यहाँ इंक्लूड है. फीस जो है आपकी 19 अगस्त से इंक्रीज हो रही है. सो इफ़ यू आर प्लानिंग, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड. सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. यूज़ द कोड RBLIVE टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस. टेलीग्राम पे भी आपको सेशन के लिंक मिल जाते हैं. इस क्लास का PDF भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा. और इसके अलावा और जो भी क्लासेस हैं उनके लिंक आपको इस टेलीग्राम पे प्राप्त हो जाते हैं.
देखिए पहले हम क्वेश्चन लेते हैं एक 2013 का हमने क्वेश्चन लिया है, फिर हम आगे मूव करेंगे 14 पे जाएंगे और फिर 2021 के भी कुछ क्वेश्चंस पे हम फोकस करेंगे। जो अभी लेटेस्ट मेंस है हमारा, उस पर भी हम क्वेश्चन लेंगे। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन कंपनीज ऑन्ड बाय द इंडियंस, फाइन, आर दे कम्पीटिंग विथ एमएनसी सेटिस्फैक्टरली। तो इसमें देखिए जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसको पहले पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, जिससे क्या होगा आपका आंसर बैलेंस बन पाएगा। तो 10 मार्क का क्वेश्चन है, अराउंड 150 वर्ड्स आपसे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के दो पार्ट हो गए। पहला पूछ रहा है कि इम्पैक्ट लिबरलाइजेशन का क्या है। इम्पैक्ट मतलब लिबरलाइजेशन जो रहा उसका प्रभाव क्या है किसके ऊपर, इंडिया की जो कंपनीज हैं, इंडियंस ने जिन कंपनीज को ऑन किया हुआ है उनके ऊपर लिबरलाइजेशन का क्या प्रभाव रहा है, इसको एग्जामिन करना है और फिर बताना है क्या वो एमएनसीज से सेटिस्फैक्टरली compete कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, जो भी आपका व्यू है। और फिर एक छोटा सा आप कंक्लूजन यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे अच्छा तरीका होता है इफ़ देर आर क्वेश्चंस जहाँ पे कुछ इस तरह की टर्म्स को मेंशन किया गया है, जैसे यहाँ पे लिबरलाइजेशन को मेंशन किया है, विदाउट मेंशनिंग द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, आप इस आंसर को अपना जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये बात करनी पड़ेगी कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, तभी तो आप बताओगे अच्छा लिबरलाइजेशन का ये मतलब है और इससे होने वाला इम्पैक्ट ये है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पे डिफाइन कर दो, लिबरलाइजेशन का मतलब बता दो। तो ये क्वेश्चन अगर आप ट्रेस करोगे डायरेक्ट एनसीईआरटी से रिलेट हो रहा है। अब अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ से आप इसको ट्रेस आउट कर सकते हैं, स्पेशली 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहाँ से अगर आपने वो एनसीईआरटी पढ़ी है यू विल फाइंड इट वेरी इजी, क्योंकि लिबरलाइजेशन का जो मीनिंग है बहुत ही डिटेल के अंदर उसके अंदर बताया गया है। अगर छोटे शब्दों में मैं बताऊँ लिबरलाइजेशन का मीनिंग है, एलपीजी रिफॉर्म हुए थे 1991 में, उसमें से एक कंपोनेंट था लिबरलाइजेशन, अपार्ट फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन के अंदर कुल मतलब यही है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसका रोल कम हो रहा है और मार्केट के रोल को आप बढ़ावा यहाँ पे दे रहे हो। तो गवर्नमेंट ने जो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे, है ना, उन रेस्ट्रिक्शंस को कम करने की बात की गई थी। रेस्ट्रिक्शन इन द सेंस इतने स्ट्रॉन्ग रेस्ट्रिक्शन थे कि प्राइवेट प्लेयर जो है, अगर कोई इंडियन कंपनी भी, प्राइवेट प्लेयर भी एंट्री कर रहा है उसके लिए भी बड़ी मुश्किल थी। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद अभी चीज़ें चेंज हो गई है। पहले प्राइवेट सेक्टर की एंट्री ही अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग था। प्राइवेट सेक्टर कैसे चीज़ों की रेट डिसाइड कर रहा है, कौन से सेक्टर में जाएगा नहीं जाएगा, ये तो पूरा सेक्टर मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं रेस्ट्रिक्शन को कम किया। तो एक डेफिनेशन पार्ट में आप ये लिख सकते हो कि ये जो लिबरलाइजेशन का प्रोसेस है दैट वाज रिलेटेड टू डिक्रीजिंग द ट्रेड्स ऑफ स्टेट इकोनॉमी। जरूरी नहीं है इसको कॉपी किया जाए, बट इसका मतलब किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं लिबरलाइजेशन का। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने एनसीईआरटी से लिए हैं, कितनी आसान भाषा में इसको लिखा जा रहा है वो आप देख सकते हैं। इंक्रीजिंग द ट्रेड्स ऑफ द मार्केट इकोनॉमी इज लिबरलाइजेशन। और हमने देखा कि जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट वाला जो रिजीम है वहाँ पे इंक्रीज करने के उद्देश्य से, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करने के उद्देश्य से आपने देखा कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी है या फिर एफडीआई है, इनको यहाँ पे परमिट किया गया। क्योंकि देखिए इशू क्या था, तो इंट्रोडक्शन में सिंपल सा होगा कि आप एलपी जो लिबरलाइजेशन है उसकी डेफिनेशन को लिखेंगे और ये लिबरलाइजेशन जो किया गया किस उद्देश्य के साथ किया गया उसको मेंशन करते हुए आप बॉडी पार्ट पे आ जाएंगे। क्योंकि लिबरलाइजेशन को लाने का उद्देश्य क्या था, देखिए पहले क्या था, प्राइवेट सेक्टर की एंट्री बहुत मुश्किल थी और फिर कोई जो नया प्लेयर एंटर कर रहा है उसके लिए फिर नहीं के बराबर चांस था, क्योंकि ऑलरेडी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो उसकी एंट्री को मुश्किल बनाएंगे। फाइन, इस वजह से आप देखोगे लोगों के पास ऑप्शन कम है, कंपटीशन रेस्ट्रिक्टेड था और इंडियन इंडस्ट्री को बाहर से तो कोई कंपटीशन मिल नहीं रहा था। तो वो क्या थी, इनएफिशिएंट वहाँ पे थी, इनएफिशिएंट थी वो। ग्रोथ के लिए उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं था, कंज्यूमर के लिए भी कम एडवांटेजेस रहेंगे, अगर कंपटीशन ज़्यादा होगा तो अच्छी बात है। तो कंपटीशन को लाने के उद्देश्य से, एफिशिएंसी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, फाइन, और इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सके, उस उद्देश्य से आपके लिबरलाइजेशन किया गया। तो अब इस क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव थे, अब हम बॉडी पार्ट पे आ रहे हैं, तो आपको इंट्रोडक्शन में बस 2 से 3 लाइन के अंदर ये मतलब बता देना है लिबरलाइजेशन का। जो अभी हमने डिस्कशन किया है इसको अपनी लैंग्वेज में आप लिबरलाइजेशन का मतलब बता दीजिए इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर 2 से 3 लाइन के अंदर। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है ना, उसकी भूमिका नहीं बनानी है कि देखो 91 में ऐसा ऐसा हुआ फिर ये हुआ, क्योंकि बच्चे जनरली क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन में ही आधा पेज है ना अपना कर दिया है।
उसकी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे नहीं लिख रहे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, है ना, यू नीड टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि ये 10 नंबर का ही क्वेश्चन है, आपके पास बहुत लिमिटेड वर्ड्स हैं और सबसे बड़ी बात लिमिटेड टाइम भी है। तो उसी तरह से क्वेश्चन को डील करना है, ये हर जगह अप्लाई होगी चीज़। अब आपने इंट्रोडक्शन यहाँ मेंशन किया है तो एग्जामिनर को ये पता चल गया कि हाँ लिबरलाइजेशन का मतलब आपको पता है। नाउ यू कैन ओके हैव दिस ट्रांजिशन टू दिस बॉडी पार्ट, और यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि किस तरह से जो लिबरलाइजेशन है इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो हम देखेंगे लिबरलाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव थे उनमें यही था कि हमारी जो इंडियन इंडस्ट्री है वो कॉम्पीट कर सके, है ना, ग्लोबल लेवल पे कॉम्पीट कर सके, इंडिया में कंपटीशन को बढ़ावा दिया जाए, पब्लिक सेक्टर केवल अगर मोनोपोली वहाँ पे है उसको हटाया जाए। तो इसी उद्देश्य से आपके ये लाए गए, एम वाज टू प्रमोट द एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज एंड अडॉप्ट द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। फाइन। तो ये जो एम था ये कितना आपका सक्सेसफुल हो पाया नहीं हो पाया, इसको आपको इस बॉडी पार्ट के अंदर देखना है। फाइन। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि किस तरीके से लिबरलाइजेशन के ही पार्ट के अंदर आपने क्या किया, धीरे धीरे उन रेस्ट्रिक्शंस को हटाया। रेस्ट्रिक्शंस के हटने के बाद में यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी एंट्री इजी होती है, और दिस लिबरलाइजेशन प्रोसेस हैज़ बीन गोइंग ऑन ओवर द ईयर्स आफ्टर दिस रिफॉर्म पीरियड। और ये जब जैसे जैसे अभी चलता जा रहा है तो आप देखोगे पहले जो था अब उसमें बिल्कुल चेंज हो। पहले प्राइवेट सेक्टर की एंट्री बड़ी मुश्किल थी, आपने बहुत सारे ऑब्स्टेकल, है ना, क्रिएट किए थे, बाधाएं वहाँ पे थी। अब आपने पूरा चेंज कर दिया, यहाँ पे जो स्टार्टअप्स है या जो नई इंडस्ट्रीज़ हैं या प्राइवेट सेक्टर की एक तरह से आप मानिए ग्रोथ है, उसको गवर्नमेंट पुश कर रही है, खुद सपोर्ट कर रही है, खुद कह रही है कि आप आगे आइए, आपके पास केवल आइडिया होना चाहिए और सब हम देख लेंगे, है ना, कैपिटल कैसे रेज करना है। तो लिबरलाइजेशन का इम्पैक्ट वहाँ से आप धीरे धीरे ट्रेस करते हुए अभी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ तक लेके आएंगे उसको, कि किस तरह से अभी पूरी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। और अगर हम देखें तो क्या हम compete कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, इस सेकंड वाले पार्ट पे जब आप मूव करेंगे यू कैन मेंशन कि जो लिबरलाइजेशन प्रोसेस था उसके अंदर हमने क्या किया, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन थे उनको कम किया, इसलिए इंटरनेशनल लेवल से जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में आ रहे हैं, और इंडिया की इंडस्ट्री अगर उनके कंपैरिजन में अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और ये इंश्योर नहीं कर रही है तो फिर ये एक मतलब बहुत बड़ा इशू रहेगा। फाइन। तो आपको अपनी क्वालिटी के ऊपर, कॉस्ट पे, कॉम्पिटिटिवनेस पे भी ध्यान देना पड़ेगा ताकि कंपटीशन इंश्योर किया जा सके। और आज के तारीख में अगर हम देखें लिबरलाइजेशन से प्राइवेट सेक्टर की एंट्री तो इंक्रीज़ हुई है, क्या इंडियन कंपनी compete कर पा रही है एमएनसी से, तो बिल्कुल यहाँ पे कर पा रही हैं काफ़ी सारे सेक्टर्स के अंदर। जैसे हम देखें इंडियन कंपनी एक्सपेंड कर रही हैं अपने ग्लोबल आउटलुक और रीच को अक्रॉस द वर्ल्ड, चाहे यूएस हो या फिर चाइना हो या यूरोप हो। चाइना में थोड़ा लिमिटेड है, बट अक्रॉस द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे यूएस यूरोप यहाँ पे हमारी कर रही हैं। एग्जाम्पल आपको मेंशन करने हैं डेफिनेटली इसके अंदर, विदाउट एग्जाम्पल थोड़ा सा मतलब एक इम्पैक्ट नहीं रहेगा। तो एग्जाम्पल आप सभी को पता है, हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है उसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। आज इंडिया की जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, चाहे हम इन्फोसिस की बात करें, टीसीएस की बात करें, एचसीएल है, सबके जो है विदेशों के अंदर बहुत अच्छी प्रेजेंस है। आईटी इंडस्ट्री के अलावा आप फार्मास्यूटिकल का एग्जांपल दे सकते हो। इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, स्पेशली जेनेरिक जो फार्मा है, जेनेरिक मेडिसिन का सेक्टर है, वहाँ पे बहुत अच्छा हम परफॉर्म कर रहे हैं और इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती अगर आप लिबरलाइजेशन नहीं करते, तो प्राइवेट सेक्टर की एंट्री इतनी आसान नहीं होती और ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। फार्मास्यूटिकल का आप एग्जांपल दे सकते हैं, रिफाइनरी है, प्रोडक्ट्स हैं, रिफाइनरी हैं, या फिर ऑटो के अंदर आप एग्जांपल दे सकते हो, महिंद्रा, टाटा, इनका प्रेजेंस आज बहुत अच्छा हो रहा है। तो आपने क्या किया, लिबरलाइजेशन के माध्यम से कैपिटल का एक्सेस इनको ईजी कराया, टेक्नोलॉजी का एक्सेस ईजी कराया, जिसकी वजह से आज ये काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे कॉम्पीट कर रही हैं। लेकिन क्या हर एरिया में ये कंपटीशन आपका है? लेकिन अभी भी हम देखेंगे कि कुछ जगह पे आपकी जो मल्टीनेशनल्स हैं इंडियन कंपनी के ऊपर स्कोर कर रही हैं, वेदर इन टर्म्स ऑफ द साइज, फाइनेंशियल मसल और विजिबिलिटी। ठीक है, कुछ ऐसे हर इंडस्ट्री के अंदर नहीं है कि इंडिया ने बहुत अच्छा किया। जैसे आप देखोगे आईटी अच्छा कर रहा है, फार्मास्यूटिकल अच्छा कर रहा है, लेकिन कुछ जगह पे अभी भी इंडिया को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। स्पेशली जो हाईटेक इंडस्ट्री है वहाँ पे तो अभी भी हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, तो उस जगह पे आपको अभी भी जो है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसको आप मेंशन कर सकते हो। और इस कॉन्टेक्स्ट में कंक्लूजन पे आते आते आपको ये मेंशन करना है कि किस तरह से इंडिया की जो इंडस्ट्री है, इंडियन जो इंडस्ट्री है, उसकी कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए, है ना, उसको और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, और कॉम्पिटिटिव बनाना इस कॉन्टेक्स्ट में भी ज़रूरी है कि अभी जिस तरह से हम एफटीए की तरफ जा रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो उससे होने वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फाइन,
जिस भी तरह से आप कंक्लूजन को मेंशन करें आप कर सकते हैं। एफटीए की तरफ से जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए क्रिएट हो रही हैं, जो पूरा जो ये ट्रेड है इसको और लिबरलाइज करेंगी, तो वहाँ पे इंडियन इंडस्ट्री को और मजबूत बनाना, कम्पिटिटिव बनाने की ज़रूरत है। अदरवाइज इंडियन इंडस्ट्रीज वॉन्ट बी एबल टू यूटिलाइज दीज अपॉर्चुनिटीज़। और जो दूसरे देश की आपकी कंपनीज़ हैं वो अगर इन अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज करती हैं तो उनको मार्केट एक्सेस ज़्यादा मिलेगा, इंडियन इंडस्ट्री को मार्केट एक्सेस नहीं मिल पाएगा, तो फिर वो ग्लोबल लेवल पे कैसे ग्रो करें। तो इस लाइन पे या जो भी आपको सही लगता है उस तरीके से एक कंक्लूज़न, आपको बैलेंस्ड कंक्लूज़न देना है। और इस पूरी थीम में यही रखना है कि लिबरलाइजेशन का प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन। ऐसा नहीं है कि 91 में स्टार्ट हुआ और अभी ख़त्म है, वो चल रहा है, ऊपर नीचे जैसे भी प्रोसेस रहता है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को डील करना था। ठीक है, दो तीन चीज़ें आपको बड़ी ध्यान रखनी है कि हाँ, इंट्रोडक्शन आपको मेंशन करना है, ट्राई टू मेंशन कंक्लूजन एज वेल, और इसमें कोई लंबा चौड़ा नहीं लिखना, 2-3 लाइन का आप लिख सकते हो, मोर देन सफिशिएंट। इसी तरह से 2-3 लाइन का इंट्रो आपका रहता है, इन जनरल हम बात कर रहे हैं। बॉडी पार्ट के अंदर क्या होगा, बॉडी पार्ट के अंदर आप रेलेवेंट कंटेंट लिखोगे, रेलेवेंट कंटेंट आप लिखोगे। कंटेंट आपका क्या होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, जो पूछा है वही आपको लिखना है। ऐसा नहीं जो आपको आता है वो आप मेंशन कर रहे हो, यू नीड टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। तो ये एनसीईआरटी के अंदर ये सब कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमने यहाँ पे से मेंशन किया है। बाकी जो चीज़ें हैं वो डेली न्यूज़पेपर से आपको पता ही है कि हाँ, आईटी इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, इंडिया की फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है उसका काफ़ी चर्चा रहा, ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे ये 2014 मेंस का क्वेश्चन है। क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, वाइल वी फ्लॉन्ट इंडियाज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड, जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की यहाँ पे अब चर्चा ये कर रहे हैं, वी इग्नोर द ड्रॉपिंग रेट्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयबिलिटी की जो रेट हैं ये कम हो रही हैं। व्हाट आर वी मिसिंग वाइल डूइंग सो, ठीक है, क्या चीज़ें हम मिस यहाँ पे कर रहे हैं, क्यों एम्प्लॉयबिलिटी की जो रेट्स हैं ये आपकी ड्रॉप कर रही हैं। वेयर विल द जॉब्स दैट इंडिया डेस्परेटली नीड्स कम फ्रॉम, ये जो जॉब हमें चाहिए वो कहाँ से आपके पास आएंगी। तो अगेन ये जो पार्ट है इसके अंदर दो, ठीक है ना, चीज़ों की यहाँ पे मेन चर्चा की गई है कि क्यों हमारी ये जो एम्प्लॉयबिलिटी रेट्स हैं ये ड्रॉप कर रही हैं और ये जो जॉब्स हमें चाहिए वो कहाँ से आएंगी। अब देखिए ये अगेन आपने इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखा होगा और आपको आइडिया लग गया होगा इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है डेमोग्राफिक डिविडेंड। सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन क्या रहेगा और सबसे ईजी पार्ट भी है कि आप डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब यहाँ पे बता दें तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ, डेमोग्राफिक डिविडेंड से आप क्या समझते हैं और क्या इसको इसके जो बेनिफिट, ये जो डिविडेंड मतलब बेनिफिट की बात कर रहा है, उसको यूटिलाइज करने में क्या यहाँ पे हमारे पास चैलेंजेस हैं, एम्प्लॉयबिलिटी क्यों गिर रही है, वो बॉडी पार्ट पे आप मूव कर जाएंगे। फाइन। और ये जो पूछ रहा है ये जॉब कहाँ से आएंगे, ये एक तरह का कंक्लूजन का भी काम कर सकता है आगे जाके। तो इंट्रोडक्शन में आपको यही लिखना है कि हाँ, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है। डेमोग्राफिक डिविडेंड रेफर्स टू एक सिंपल सी डेफिनेशन आप लिख दीजिए, रेफर्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, रेफर्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ in an economy that is the result of shift in population structure, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मेनली क्या हो रहा है, इंक्रीज इन वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो आपकी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, स्पेशली अगर हम बात करें जैसे 15 to 59 हो गया, कुछ जगह पे 64 भी मेंशन किया जाता है, तो कुछ देशों में, तो ये जो 15 to 59 ईयर्स वाला हमारा ये जो एज ब्रैकेट है, वर्किंग एज पॉपुलेशन, जब आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है नॉन वर्किंग से, तो यहाँ पे क्या हो गया, वर्किंग एज पॉपुलेशन, आपको ज़्यादा वर्कर मिल रहे हैं, ज़्यादा वर्कर हैं तो वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट करेंगे, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपकी जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि जीडीपी क्या है, जो प्रोडक्शन है, फाइनल जो प्रोडक्शन है उसका मार्केट वैल्यू ही तो जीडीपी है। जीडीपी बढ़ रही है तो आपको वो बेनिफिट होंगे। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है। तो आप यहाँ पे ये छोटा सा डेफिनेशन लिख के मेंशन कर सकते हैं कि इंडिया जो है, यहाँ पे इंडिया की जो ऑलमोस्ट 62% के आसपास जो पॉपुलेशन है, दैट इज़ इन दिस ब्रैकेट
59, इसलिए इंडिया जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसकी विंडो के अंदर है, इसलिए यहाँ पे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे हम इग्नोर कर रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी, है ना। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड, अब आपको ये मेंशन करना होगा कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब इससे होने वाले जो चेंज है हमारी डेमोग्राफी या जो वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ रही है, इससे होने वाले जो बेनिफिट्स हैं, इसको रीप करना, इन बेनिफिट्स को मतलब इनका फ़ायदा उठाना, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। दिस इज़ नॉट ऑटोमेटिक, यू नीड टू मेंशन दिस इज़ नॉट ऑटोमेटिक। जब आपने ये लिख दिया तो आपने ये बता दिया कि हाँ यहाँ पे सरकार को कुछ करना पड़ेगा, तभी इसके बेनिफिट हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लिख के बता रहे हैं कि क्या चीज़ हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं, उसके ऊपर आप यहाँ पे आ रहे हो, ठीक है। तो व्हाट आर वी मिसिंग, हम देखेंगे कि एम्प्लॉयबिलिटी जो रेट हमें देखने को कम मिल रही है ना, ड्रॉपिंग रेट्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। यहाँ पे ये है कि जिस तरह की इंडस्ट्री को स्किल की ज़रूरत है, वो स्किल हम यहाँ पे इम्पार्ट नहीं कर पा रहे हैं, और जो हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है ना, उनके पास में वो स्किल नहीं है। दैट्स वाई इंडस्ट्री सेइंग कि जिस तरह का हमें टैलेंट चाहिए, स्किल जो फोर्स चाहिए, है ना, जो वर्क फोर्स चाहिए, वो हमें नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे आप ये मेंशन कर सकते हो कि हमारा जो क्यूरिकुलम है ओवरऑल, we need to get away from focusing exclusively on awarding degree on broad subject to providing vocational training towards developing students skill for a specific task. तो at present we are not doing this, है ना। तो ये लाइन लिख के आपने बता दिया कि क्या प्रॉब्लम है, और यहाँ पे आपने सॉल्यूशन की भी चर्चा की है, मतलब आप ये बता रहे हो कि क्या चीज़ हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। इसके अंदर आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स है स्किल बिल्डिंग के रिगार्डिंग, इनको और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे और क्या चीज़ें हम मिस कर रहे हैं, उस पर आप आएंगे। तो जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, उनको इस तरह से हमें लेना होगा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड से होने वाले जो बेनिफिट हैं, इससे होने वाले बेनिफिट को हम रीप कर सकें। फाइन, so we need to talk about the education skill, and apart from the education and skill component, we need to work on the healthcare nutritional aspect. We need to work on gender sensitivity, providing right choices and rights to the younger generation, जैसा कि सिंगापुर ने किया, जैसा कि ताइवान ने किया, जैसा कि साउथ कोरिया ने किया। हमने केवल इन्हीं कंट्री का नाम क्यों लिया है, आप देखोगे ये जो एशियन कंट्रीज़ हैं, ये ऐसे कंट्री हैं जिनका नाम लिया जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड से होने वाले बेनिफिट को लेके। इन्होंने जो इकोनॉमिक ग्रोथ शो की है, वो वाकई में काबिल तारीफ है, ठीक है। इसलिए इंडिया को भी कहा जा रहा है कि आप ये डेमोग्राफिक डिविडेंड से जो क्योंकि हमारे जो अपॉर्चुनिटी है वो तो हमारे पास है ही। आप देखोगे 15 to 59 ईयर वाली ये जो है, यहाँ पे इंडिया के 62% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन, आने वाले सालों में ये 65% तक हो जाएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी विंडो हमारे पास है, तो इसका बेनिफिट हमें लेना है। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए, ये हमारे पास लगभग 2055 तक का टाइम है कि इससे जो बेनिफिट हैं उनको हम रीप कर सकें। दैट्स वाई वी नीड टू फोकस आवर पॉलिसीज़, और गवर्नमेंट नीड टू फोकस ऑन द पॉलिसी जो वहाँ पे लोगों को चॉइसेस अवेलेबल करा रही हैं, ठीक है, जैसे इन कंट्रीज़ के अंदर वर्क किया गया। अब यहाँ पे क्या वर्क किया गया, आप देखेंगे इन्हीं सब चीज़ों पे इन्होंने वर्क किया है। इन्वेस्ट इन द चिल्ड्रन और एडोलसेंट, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल पे स्पेंड किया गया, चाहे वो एजुकेशन के माध्यम से हो, हेल्थ केयर के माध्यम से हो, स्किल बिल्डिंग के माध्यम से हो। फाइन, इन सब चीज़ों पे इन्होंने फोकस किया है। तो ग्रेटर फोकस नीड्स टू बी ऑन ट्रांजिशनिंग फ्रॉम सेकेंडरी एजुकेशन टू यूनिवर्सल स्किलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जैसा कि साउथ कोरिया ने किया। तो ये आप हम कर सकते हो, यहाँ पे इंडिया ये मिस कर रहा है, और ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने चैलेंजेस भी बता दिए और उसका सॉल्यूशन भी साथ ही में मेंशन कर रहे हो। इट विल गिव ए काइंड ऑफ गुड इम्पैक्ट, मतलब कम शब्दों में आपने बहुत सारी चीज़ों को मेंशन किया है। तो ये इस पार्ट को आपने मेंशन किया है, और ज़रूरी नहीं है कि केवल इसी तरह से आप चीज़ों को लिख सकते हो। अब और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको मेंशन कर सकते हैं जो यहाँ पे रेलेवेंट है उस तरीके से। आगे अगर हम आए, इंडिया यहाँ पे और क्या मिस कर रहा है, तो उसके अंदर एक मेजर कंपोनेंट यहाँ पे ये भी है कि हम देखेंगे हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है ना, लेबर फोर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो कंपैरेटिवली कम है। और सबसे बुरी स्थिति है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अगर हम देखते हैं फीमेल की तरफ से, तो ये लगभग 20% के आसपास घूम रहा है। फाइन, 20% के आसपास घूम रहा है। सो दिस इज़ अ ह्यूज कॉज ऑफ कंसर्न।
क्योंकि जब तक आप फीमेल जो लेबर फोर्स है उनको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं करोगे, है ना, उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर नहीं करोगे तो बात नहीं बन पाएगी। और इंडिया में ओवर द ईयर डिक्लाइन कर रहा है, ये 20% के आसपास घूम रहा है, जबकि बांग्लादेश जैसे कंट्री में 35% है। तो यहाँ पे आप ये कंपोनेंट अगर लिख रहे हो तो आप अपने आंसर को क्या दे रहे हो, डिफरेंट डायमेंशंस दे रहे हो। मे बी अनदर कॉम्पिटिटर और एस्पिरेंट इज नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, बट अगर आपने इस चीज़ को मेंशन किया है, क्योंकि ये देखिए स्किल कंपोनेंट और ये सब तो सभी बच्चे लिख रहे होंगे, लेकिन आपका आंसर क्या अलग बना रहा है। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया रेलेवेंट, सिंगापुर, ताइवान, साउथ कोरिया रिगार्डिंग, ठीक है, कैसे क्यूरिकुलम को चेंज करने की बात की जा रही है, उस पर आप फोकस कर रहे हो। एनईपी को मेंशन कर सकते हो कि इसमें एनईपी थोड़ा हेल्प कर सकता है, क्लियर। और फिर आपने ये जो कंपोनेंट लेके आए हो जिसमें जेंडर सेंसिटिविटी की बात हो रही है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की आप चर्चा कर रहे हो, वो चीज़ें आपके आंसर को और एक बैकिंग दे रही हैं। न्यू फेडरल अप्रोच मतलब स्टेट और सेंटर दोनों का कॉपरेशन यहाँ जरूरी है। वी नीड टू गो फॉर पॉलिसी कोऑर्डिनेशन ऑन वेरियस इमर्जिंग पॉपुलेशन इश्यूज सच एज माइग्रेशन, एजिंग, स्किल, फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, अर्बनाइजेशन। इन चीज़ों पे जो स्टेट हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों का कॉपरेशन यहाँ जरूरी है। विदाउट प्रॉपर पॉलिसीज द इंक्रीज इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन में लीड टू राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, फ्यूलिंग इकोनॉमिक सोशल रिस्क। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये डिजास्टर के रूप में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है तो वर्क फोर्स बढ़ रहा है, उसका फ़ायदा क्या होगा, उसके इकोनॉमिक और सोशल रिस्क दोनों होंगे। तो ये जो सेकंड वाला कंपोनेंट है जिसमें ये पूछ रहा है कि वेयर विल द जॉब्स दैट इंडिया डेस्परेटली नीड कम फ्रॉम, इसके ऊपर जब आप शिफ्ट करोगे, इसको कंक्लूजन पार्ट भी बना सकते हो। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि इंडिया के अंदर जो है जनरली जॉब्स को लेके बहुत एक इशू है, क्योंकि एक तो जॉब क्रिएशन है ना, जॉब लेस ग्रोथ को आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे ग्रोथ तो हो रही है लेकिन जॉब, नंबर ऑफ जॉब्स जो क्रिएट होनी चाहिए वो बहुत कम है। दूसरा है जो क्वालिटी है ना, तो वो आप देखोगे अभी एक रिसेंट सर्वे था जहाँ पे मेंशन किया गया, और अभी भी आपका इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जो वर्कफोर्स है 80% है, मोर देन 80% या लगभग 80% के आसपास आपका इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर वर्कफोर्स है। और यहाँ पे जो जॉब्स आएंगे, अगर आपको जॉब क्रिएट करनी है तो कुल मिला के क्या है, एग्रीकल्चर से आपको शिफ्ट करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग की तरफ या फिर सर्विसेज की तरफ। अब सर्विसेज के अंदर हाईली स्किल्ड पर्सन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी कहाँ आती है कि हाँ हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यहाँ पे ये क्रिएट करें, जॉब्स क्रिएट करें। एग्रीकल्चर में लगभग 45% वर्कफोर्स आपका काम कर रहा है, मोस्टली इनफॉर्मली ही है नेचर में। तो अगर आपको क्वालिटी एक इस तरह का या स्टेबल जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज आंसर है। तो ये जो जॉब की बात कर रहे हैं कहाँ पे आएंगी, तो ज़्यादातर जॉब हमारे पास में ऑप्शन बचता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आएंगी। लेकिन अभी अगर आप देखोगे सेकेंडरी सेक्टर का ही पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग। अभी आप देखोगे तो एक सर्वे है जहाँ पे क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतने जॉब क्रिएट नहीं हो रहे, ज़्यादातर जॉब आपके कंस्ट्रक्शन में बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। अब कंस्ट्रक्शन में इनफॉर्मल नेचर का ही है, तो अगेन दिस इज़ अ काइंड ऑफ इशू। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें और बढ़ावा देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मेक इन इंडिया चला रखा है, स्टार्टअप इंडिया की आप बात कर सकते हो, उसकी चर्चा कर सकते हो, ठीक है ना। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से आप कह सकते हो कि यहाँ पे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को और ज़्यादा प्रमोट किया जाए, जैसे टेक्सटाइल वगैरह है, सरकार कर भी रही है, इनकी चर्चा आप कर सकते हो। स्टार्टअप के माध्यम से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्रिएट करने की, उसकी बात कर सकते हो। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वहाँ पे ये जो है ना लोग, जो भी यूथ है वो अपने लिए तो जॉब्स क्रिएट कर ही रहा है ना, वो जॉब गिवर भी यहाँ पे बन रहा है। तो इस तरह से आप इसको मेंशन कर सकते हो, और आपको टारगेट करना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और फिर जो अदर्स हैं जैसे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, इसको आप टारगेट कर सकते हो। यहाँ से जो है आपके लिए जॉब्स होंगी, क्योंकि एग्रीकल्चर से तो हम शिफ्ट चाहते हैं ना जॉब्स का, या तो मैन्युफैक्चरिंग में आए या फिर सर्विसेज में आए। अब सर्विसेज में हाईली स्किल्ड आपका होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो अगेन दिस इज़ अ काइंड ऑफ क्वेश्चन, और ये भी आपका जो है बहुत ही बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसकी चर्चा भी एनसीईआरटी करता है। फाइन, इससे रिलेटेड आर्टिकल आपको, अगर आप जैसे साल भर का भी अगर आपने करंट अफेयर किया है तो यू विल सी कि साल के अंदर कम से कम 7-8 आर्टिकल इस इशू पे मिल जाते हैं। अगर आपने 1 या 2 अच्छे आर्टिकल भी फॉलो किए हैं, यू विल बी इन योर कंफर्ट जोन टू आंसर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। और जैसा मैं यहाँ पे एक बार बता दूँ, हमारा एक डेली न्यूज़ एनालिसिस होता है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी चैनल पे, डीएनए करके, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मेंस के पर्सपेक्टिव से या प्री के पर्सपेक्टिव।
वहाँ पे हम आर्टिकल भी ले रहे हैं, प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से, वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे लेंगे, एंड हाउ आर प्रिंसिपल्स फॉलोड बाय द नीति आयोग डिफरेंट फ्रॉम दोज फॉलोड बाय अर्सवाइल प्लानिंग कमीशन ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था और 2015 के बाद से नीति आयोग इंडिया के थिंक टैंक के रूप में काम कर रहा है। तो आप चाहें तो इसी को इंट्रोडक्शन के रूप में लिख सकते हैं, इट विल वर्क फाइन, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लानिंग की या किसी की डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो आप यही बता दीजिए कि हाँ, इस तरह से नीति आयोग को ये किया गया। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें एक रिस्क जनरली है, या जो बच्चे जनरली जिस तरह से आंसर लिखते हैं उसमें ये करते हैं कि प्लानिंग कमीशन को क्रिटिसाइज किया जा रहा है ना, और नीति आयोग को पॉजिटिव दे रहे हैं। तो वो आपका आंसर एक बैलेंस्ड वे में नहीं है। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि प्लानिंग कमीशन को जब बनाया गया था उस टाइम पे इंडिया की आवश्यकताएं दूसरी थी। ठीक है, 1950 से लेके अगर हम देखें तो पूरा जो 2015 तक का समय है, तो ये जो टाइम था वहाँ पे इंडिया की जो है प्रायोरिटीज़ अलग थी। हमने जिस तरह का रास्ता चुना वहाँ पे प्लानिंग कमीशन सामने आया। ऐसा प्लानिंग कमीशन कोई एक दिन के या एक साल के अंदर नहीं आ गया। आप देखोगे 1947 से पहले से चर्चाएं हो रही थी, है ना, कि कैसा हमें चाहिए। तो ये प्लानिंग कमीशन हर जगह पे मेंशन होता था, एक सेंट्रलाइज हमें ऐसा इंस्टीट्यूशन चाहिए जो सेंट्रल लेवल पे कंट्रोल करे, इकोनॉमी को प्लान करे। तो प्लानिंग कमीशन क्या था, सेंट्रलाइज्ड जो आइडिया है उसके ऊपर आपका फोकस था, है ना। सेंट्रलाइजेशन इसका मेन कंपोनेंट था, और उस समय की आवश्यकताएं भी इसी तरह की थी। क्लियर। लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखोगे 90s के बाद से यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जो है फोकस होना स्टार्ट हो गया। क्यों होना स्टार्ट हो गया? क्योंकि ये जो है आपको अब मेंशन करना है, बॉडी पार्ट की ही हम डिस्कशन कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में आप बस ये लिख दीजिए, इट विल बी सफिशिएंट। बॉडी पार्ट की हम डिस्कशन कर रहे हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं क्या डिफरेंस है दोनों में। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि हाँ, उस टाइम पे जब जिस तरह के इश्यूज थे वहाँ पे हमने प्लानिंग कमीशन को बनाया, और वो सेंट्रलाइजेशन के थ्रू एक सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी का हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, है ना, क्या था, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी का हमारा जो ऑब्जेक्टिव था उसको फुलफिल करने के लिए प्लानिंग कमीशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फाइन। और जो हमारे जो लीडर्स थे जिन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करेंगे। डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर हम जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है उनको फॉलो कर रहे हैं, वेलफेयर ओरिएंटेशन पे स्टेट का रोल ज़्यादा रहेगा। तो उस चीज़ को प्लानिंग कमीशन ने बखूबी निभाया, और ये चीज़ अब चेंज होती है क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस बढ़ जाता है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन के साथ साथ कई दिक्कतें आ रही थी, है ना। स्टेट्स का पार्टिसिपेशन यहाँ नहीं था, और ऊपर से आपने, है ना, एक चीज़ ऊपर से आपने डिसाइड कर दी। तो ये क्या था, टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो कर रहा था। ये वर्ड आपके आंसर में होने चाहिए, टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो कर रहा था, जिसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन इतना इफेक्टिव नहीं था, स्टेट्स का पार्टिसिपेशन नहीं था, उनके अपने ग्रीवांसेस थे, और डिसेंट्रलाइजेशन के लिए डिमांड बढ़ती चली गई आफ्टर रिफॉर्म पीरियड। और फाइनली इन जब डिमांड को ध्यान में रखते हुए आपका चेंज किया गया, तो नीति आयोग आपका यहाँ पे आता है, और नीति आयोग जो प्रिंसिपल फॉलो करता है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की जगह अब यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे फोकस करता है। तो ये देखिए आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी की बढ़ाई कर रहे हैं। आपने ये चीज़ क्लियर कर दी कि उस समय की आवश्यकताएं थी, प्लानिंग कमीशन ने उस तरीके से इकोनॉमी को चलाया, और बहुत बखूबी उसने इस तरह से चीज़ों को चलाया। लेकिन जिस तरह से सिचुएशन चेंज हुई, फाइन, सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन बदली, और वहाँ पे अलग तरह की आवश्यकताएं हुई, तो फाइनली आपने उसको रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को, और नीति आयोग के आने के बाद उसने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे फोकस किया। नाउ यू नीड टू मेंशन कपल ऑफ लाइंस अबाउट व्हाट इज दिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सेंटर और स्टेट, या स्टेट और स्टेट आपस में कॉपरेशन के साथ, एक दूसरे के कॉपरेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, दोनों का पार्टिसिपेशन यहाँ पे है। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले जो पॉलिसी बन रही थी स्टेट्स को इतना बड़ा रोल नहीं दिया जाता था। अब नीति आयोग का अगर आप कॉम्पोजिशन देखोगे, वहाँ पे जो गवर्निंग काउंसिल है उसकी, वहाँ पे स्टेट्स, जितने भी स्टेट हैं सबके चीफ मिनिस्टर पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्टेट्स को आपने क्या किया, एक पार्टिसिपेशन का रोल दिया, किसमें, चाहे हम पॉलिसी बनाएंगे उसमें भी आपका पार्टिसिपेशन इंश्योर कर दिया, ताकि जो पॉलिसी बन के आएगी वो क्या होगी, बहुत रेलेवेंट होगी। फाइन, क्योंकि सारे स्टेट एक जैसे नहीं है, हर स्टेट की अलग आवश्यकता है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हर स्टेट के अलग चैलेंजेस हैं। तो अब आपने स्टेट को यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया, इंक्लूड कर लिया,
है ना, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग आप इंश्योर कर रहे हो, तो ये पॉलिसी मेकिंग में ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये चेंज हुआ है। हाउ द प्रिंसिपल्स फॉलोड बाय द नीति आयोग डिफरेंट फ्रॉम दोज फॉलोड बाय द प्लानिंग कमीशन। तो इस चीज़ को आप इस तरीके से कैरी करो। अब कुछ बच्चे यहाँ पे हो सकता है कुछ बच्चे ऐसा भी आंसर लिखते हैं, जैसे आंसर राइटिंग का हमारा कंपोनेंट चलता है। मैं बता दूं आपको, इंडियन इकोनॉमी का एक कोर्स भी चल रहा है प्लस पे मेरा, तो अगर आप प्लस पे हैं, जहाँ पे हम इन सब चीज़ों को इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब कर रहे हैं 4 से 6। तो वहाँ पे बच्चों के आंसर्स रहते हैं, एंड वी डू द इवेल्युएशन इन द लाइव क्लास इटसेल्फ। कुछ बच्चे इस तरह से भी लिख रहे हैं कि ये प्लानिंग कमीशन है, ये नीति आयोग है। बट ये चीज़ आप लास्ट में फॉलो करो, अगर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है और बस आपको लिखना ही है, तो इट्स फाइन फॉर दैट पर्पस। बट ये 15 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है ना, 15 मार्क का क्वेश्चन है, एंड यू शुड डेफिनेटली नॉट फॉलो दिस काइंड ऑफ अप्रोच। क्लियर? क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ अपने आप में ये भी है, एक ये ओपिनियन भी यहाँ पे टेस्ट आपका करना चाह रहा है कि किस तरह से आप प्लानिंग कमीशन को क्या उसका वो क्रेडिट देते हो जो उसको दिया जाना चाहिए। क्योंकि आप देखोगे 1950 से लेके और पूरा जो इंडियन इकोनॉमी है रिफॉर्म पीरियड तक लेके गया, पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में इंडिया की इकोनॉमी को उसने बहुत अच्छे से कैरी किया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप प्लानिंग कमीशन को कोई क्रेडिट नहीं दोगे, जैसा बच्चे कुछ इस तरह की गलती करते हैं, वो नहीं करना है आपको। और ये अप्रोच आप जनरली अवॉइड करिए। अगर कम नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का है या टाइम कम है, तो फिर आप कर सकते हो। अदरवाइज यू नीड टू गिव दीज काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, यू नीड टू मेंशन दिस कि हाँ प्लानिंग कमीशन का अपना रोल था, उस हिसाब से उसने ये किया। और फिर ये जो की वर्ड्स हैं, की वर्ड जैसे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इनको आपको क्या करना है, हाईलाइट भी करना है, हाईलाइट करना है। और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, हाईलाइट या अंडरलाइन आप कह सकते हो। यहाँ पे तो आपको अंडरलाइन करना है। क्लियर? इस तरह से अंडरलाइन कर दीजिए, ज़्यादा भी नहीं करनी है अंडरलाइन ना, ओवरडू नहीं करना है, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं करें। तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर का ध्यान वहाँ पे जाएगा कि हाँ आपने इस वर्ड को यूज़ किया है, बिकॉज एग्जामिनर डेफिनेटली विल बी लुकिंग फॉर दीज काइंड ऑफ कीवर्ड्स। तो बेहतर है इनको आप ये चीज़ें लिखें। तो यहाँ पे कई चीज़ें आपने ये मेंशन की हैं, और अगर हम चर्चा करें तो आपने ये बता दिया कि कैसे ये टॉप टू बॉटम अप्रोच पे जा रहा था, और अभी जो अप्रोच है ये बॉटम अप अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच है। और इसके फ़ायदे भी हमें मिल रहे हैं। आप देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन चीज़ों का पहले से बेहतर है, इम्प्लीमेंटेशन चीज़ों का पहले से बेहतर है। जनरली पहले होता था कि हाँ आपने टारगेट तो बना लिया, चलो अब अचीव होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन अब तो गवर्नमेंट टारगेट बना रही है और उसको समय से पहले अचीव कर रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट है, कुछ अप्रोच में चेंज है, जिसकी वजह से चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। ये आपने किया। और सेकंड जो मेजर आप लिख रहे हो वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो वो ठीक है, वो कंपोनेंट तो अभी भी है। जैसे आप देखोगे प्लानिंग कमीशन जो चीज़ें फॉलो कर रहा था, जिसमें इक्विटी की बात थी, तो इंक्लूसिवनेस की बात थी, वो नीति आयोग भी फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को बिल्कुल ही हटा दिया है, लेकिन अब इसके साथ में आप क्या कर रहे हो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे भी फोकस आप कर रहे हो। फिर यहाँ पे एक और आपको चेंज जो देखने को मिल रहा है, दिस इज रिगार्डिंग की जो अप्रोच था। अगर प्लानिंग कमीशन में देखोगे तो ये 5 ईयर प्लान आपके बन रहे हैं। 5 ईयर प्लान बनने के बाद में जो डेटा कलेक्शन था, उनका इवेल्युएशन, मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन या जो मॉनिटरिंग का कंपोनेंट है, मॉनिटरिंग का जो कंपोनेंट है वो इतना इफेक्टिव नहीं था, क्योंकि उस समय पे डेटा कलेक्शन स्टेट्स के द्वारा रजिस्टर करना, पूरा सिस्टम इतना बेहतर वो नहीं था। और जनरली 2 साल तो मिनिमम लग ही जाते थे। 2 साल के बाद ये देखते क्या है क्या नहीं है, क्या हमारा काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है 5 ईयर प्लान में, और तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती थी। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि जनरली टारगेट मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक अभी जो चेंज है, अभी एजाइल अप्रोच आपकी चल रही है। यहाँ पे आपके क्या हैं, जो भी इवेल्युएशन है, मॉनिटरिंग है, फीडबैक का लूप क्रिएट किया गया है, फीडबैक लूप। और इससे क्या होगा, वहाँ से जनरल रेडीली अवेलेबल फीडबैक मिल रहा है मंथली बेसिस पे, जो भी इंडिकेटर्स हैं, कितना अचीव हुआ, क्या हुआ, टेक्नोलॉजी भी उस तरह से हो गई है। तो वहाँ पे आपको जो फीडबैक मिल रहा है, उसी तरह से आप उसको क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, रिड्रेसल ऑफ द इश्यूज, प्रॉब्लम्स। तो आप फटाफट उनको चेंज कर रहे हो। ऐसा नहीं कि चीज़ जब हाथ से निकल गई उसके बाद काम हो रहा है। जैसे आपने मान लीजिए टारगेट बनाया कि मुझे 1 साल में सिलेबस कवर करना है, 3 महीने में इतना, फिर 3 महीने में इतना, ऐसा लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने बना लिया। लेकिन 3 महीने तक आप देख ही नहीं रहे हो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपने 3 महीने में डिसाइड किया था कि अच्छा मुझे पॉलिटी भी कर लेना है, मुझे इकोनॉमी भी कर लेना है,
पता चला पॉलिटी भी आपका आधा हुआ है और इकोनॉमी में तो कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, और 3 महीने बाद आप जाग रहे हो, तो ये चीज़ इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो प्लानिंग जो अप्रोच है अजाइल भी है और पर्सपेक्टिव भी है। पर्सपेक्टिव मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और ये जो कांस्टेंट मॉनिटरिंग है इसके हिसाब से। तो ये एक मेजर चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिला है और इससे चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, ये अगर आप कंपैरिजन देखेंगे। पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग की हम चर्चा कर चुके हैं। पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग जहाँ पे स्टेट्स को आप इक्वल पार्टनरशिप दे रहे हैं। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी आप मेंशन कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, इसके भी आप चर्चा कर सकते हो। यहाँ पे एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है स्टेट और स्टेट के बीच में या स्टेट सेंटर के बीच में, टू रिगार्डिंग वेरियस एरियाज कैसा आप परफॉर्म कर रहे हो। चाहे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की बात करें, ये जो अप्रोच है इससे क्या हो रहा है, स्टेट आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट हमारे पास आए तो एक स्टेट कहेगा अच्छा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम अच्छा करते हैं, दूसरा कहेगा हम भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छा करते हैं, लेबर रिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा, गवर्नेंस को इम्प्रूव करना। तो ये कंपटीशन का जो एनवायरनमेंट है हर उसमें क्रिएट किया जा रहा है, और इसके लिए नीति आयोग क्या कर रहा है, वेरियस काइंड ऑफ आपके रिपोर्ट्स हैं, वेरियस काइंड ऑफ इंडाइसेस हैं, ये रिलीज कर रहा है। किसी भी एक का एग्जांपल दे सकते हो, जैसे SDG इंडिया इंडेक्स का एग्जांपल आप दे सकते हैं। यहाँ पे देखा जाएगा कि SDG इंडिया इंडेक्स है, वहाँ पे जो SDGs हैं उसमें कौन सा स्टेट अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है। तो स्टेट को यहाँ पे क्या कर रहा है, ये स्टेट को एक मौका दे रहा है, उनको एक गाइडिंग फोर्स के रूप में भी काम कर रहा है कि अगर आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत है तो भी हमारे पास आइए, और स्टेट को ये बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है, उन पे आप ठीक है उनको इम्प्रूव करते रहिए, और क्या आपकी वीकनेस है या क्या आपके चैलेंजेस हैं। तो आप देखेंगे SDG में सारी चीज़ आ रही है, पॉवर्टी, हंगर, ठीक है, एजुकेशन आ रहा है, हेल्थ केयर आ रहा है, जेंडर डिस्पैरिटी को कम करने की बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग चीज़ें हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, तो सारी चीज़ें ये आ रही हैं। तो यहाँ पे SDG इंडिया के अंदर ये आपको पता चल जाएगा, और अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये आ रहा है। तो यहाँ से आपके पास क्या है, आपको इनपुट भी मिल रहा है। नीति आयोग जो है इसकी अप्रोच थोड़ी सी चेंज है, पॉलिसी इनपुट भी आपको दे रहा है, एक्सपर्ट गाइडेंस भी आपको दे रहा है, ठीक है, आप कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ गाइडिंग सोर्स, है ना। चाहे पॉलिसी आपको बनानी है, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ चाहिए, या आपको ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग कोई भी इस तरह का चाहिए, तो ये चीज़ें हैं जो मेजर थोड़ा सा अलग बनाती है नीति आयोग को। और उसकी वजह से आप कंक्लूजन में जब चीज़ें लिखेंगे, आप लिख सकते हैं कंक्लूजन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन रेट बेहतर हुई है, फाइन, और चीज़ें जो है और ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पे पहुंच रही हैं, है ना, वहाँ से जो इनपुट है पॉलिसी मेकिंग में आ रहे हैं, इसलिए इम्प्लीमेंटेशन बेहतर हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आप डेफिनेटली यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, एक तरह का रिप्रेजल बता सकते हैं कि हाँ हाउ इफ़ेक्टिव दिस नीति आयोग हैज़ बीन ओवर द ईयर्स, क्या चीज़ें हैं, और अगर कुछ चैलेंज आपको मिलता है तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। चैलेंजेस पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, अगर आपको लग रहा है कोई जेन्युइन चीज़ है तो उसको पॉइंट के रूप में मेंशन कर सकते हो। 15 मार्क का क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको डील करना पड़ेगा। अगर सिंपल सा आपने बस वो बना दिया है, अगर हम कहें कि हाँ इस तरीके से दो, इधर प्लानिंग कमीशन लिखा इधर ये करके, तो फिर वो एक वो इम्पैक्टफुल नहीं रह पाएगा। अगर टाइम कम है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दोज काइंड ऑफ फॉर्मेट्स, फाइन। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रहा 2018। अगेन किस तरह से क्वेश्चन है, किस तरह से अटैम्प्ट करना है, ये आपको आइडिया अब लग गया होगा। कंटेंट रेलेवेंट होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 15 मार्क का क्वेश्चन है ना। मान लीजिए आपको 250 वर्ड्स लिखने हैं, आपके पास आपके 250 वर्ड नहीं हो रहे हैं, आप देख रहे हो कि 150 पे ही है ना रुक जा रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कंटेंट सॉलिड है, रेलेवेंट है, जो पूछा है वही लिखा है, देन इट इज़ मोर देन ओके, रादर देन राइटिंग सम इररेलेवेंट थिंग्स एंड अननेसेसरी इसको करने की, जहाँ पे टाइम भी ख़राब हो रहा है, तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, वो एक इम्प्रेशन भी कर रहा है ख़राब, ठीक है, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो वहाँ पे रुक जाइए, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, बट मेक श्योर यू आर राइटिंग द रेलेवेंट कंटेंट, और जो भी कीवर्ड्स हैं उनको आप अंडरलाइन यहाँ पे इस तरीके से कर रहे हैं। अब हम आते हैं 2021 के पेपर पे, जो अभी लेटेस्ट हमारे पास पेपर है 2021 IAS मेंस। अभी ये क्वेश्चंस हम मेंस के 2021 के पेपर के ही लेंगे, कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे, सो क्या यहाँ पे कह रहा है,
डू यू एग्री दैट इंडियन इकोनॉमी हैज़ रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड वी शेप्ड रिकवरी? क्या आप एग्री करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी ने वी शेप रिकवरी एक्सपीरियंस किया है? अगर आप करते हैं या जो भी है नहीं करते हैं, तो आपको अपना जो भी रीज़न है, आपका जो भी आंसर है उसके लिए आपको रीजंस यहाँ पे देने होंगे। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि करंट जो है, करंट इवेंट्स जो हैं या करंट अफेयर्स है, उसमें ये चर्चा में बना हुआ था और बहुत लंबे समय तक बना हुआ था। पॉलिटिकल पार्टीज में बहस हो रही थी कि इंडिया ने वी शेप रिकवरी, गवर्नमेंट कह रही थी कि हमने वी शेप रिकवरी कर लिया है, और अपोजिशन कह रहा था नहीं ऐसा वी शेप रिकवरी नहीं, वो जो भी है। तो क्या होता है ये जो वी शेप रिकवरी क्या है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में वही पार्ट आएगा। अगेन आपका इंट्रोडक्शन सिंपल होता जा रहा है, क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे 30 सेकंड तक सोचते ही रहते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएंगी चीज़ें। कुछ बच्चे कंक्लूजन में सोचते हैं कि क्या लिखना है, तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए आसान होता जाएगा। फाइन। सो एक्सपीरियंस किया वी शेप रिकवरी या नहीं किया, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि वी शेप रिकवरी है क्या। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल सी जो डेफिनेशन है आप ये बता सकते हो, लाइक इफ़ यू टॉक कि जो वी शेप रिकवरी है या वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी है, इट इन्वॉल्व्स अ शार्प राइज बैक टू द प्रीवियस पीक आफ्टर अ शार्प डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो इसको एक बार पहले कंसेप्ट समझते हैं, फिर हम वापस इस पे आएंगे। अगर इसकी कंसेप्ट को अगर आप देखोगे, ये आपको ये डेटा ये चार्ट के रूप में एक ये बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। क्या है, देखिए अगर इस तरीके से आपका चल रहा है, ये जीडीपी जो है ये ज़ीरो है, ये क्या है जीडीपी ग्रोथ रेट ना, ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, ये आपका है टाइम पीरियड है, फाइनेंशियल ईयर हम मान लेते हैं। तो आप देखोगे पहला आपका पॉजिटिव था, फिर आपका क्या गया, निगेटिव चला गया, निगेटिव गया, तो इस तरह से ये बन रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे ये पॉजिटिव है, फिर नीचे आ रहा है निगेटिव आ रहा है, फिर जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर ख़त्म यहाँ पे हुआ है, तो उसके अंदर जो हमारी ग्रोथ रेट थी वो वापस पॉजिटिव आ गई। ठीक है, तो ये क्या चला गया, ऊपर चला गया इस तरीके से। तो ये शेप क्या बन रहा है, इकोनॉमिक रिकवरी का वी बन रहा है ना। आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट पॉजिटिव थी, फिर एकदम से नीचे आ गई, नेगेटिव में आ गई। ठीक है, फिर आपकी अगले साल वापस पॉजिटिव में आ गई। तो इंडिया का अगर आप देखोगे, जो नेगेटिव में चल रहा है, जो -7% की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ये था आपका कोरोना साल 2020-21 वाला फाइनेंशियल ईयर, जिसमें आपने देखा कि जो Q1 है वहाँ भी नेगेटिव रहा, लगभग -23-24%। Q2 में -7% के आसपास, Q3 में मार्जिनली 0 पॉइंट कुछ % पॉजिटिव था। तो ओवरऑल ये जब चारों क्वार्टर मिला के आपने जीडीपी ग्रोथ रेट निकाली, तो ये कुछ -6-7 ये % पे आ रहा है, मतलब नेगेटिव आपकी आ रही है और बहुत नीचे चली गई है इकोनॉमी की ग्रोथ रेट। लेकिन जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, ये कौन सा है, 2021-22 जो अभी ख़त्म हुआ है, 31 मार्च 22 को ख़त्म। यहाँ पे आपकी ग्रोथ रेट पॉजिटिव में आ गई है और ये भी सॉलिड पॉजिटिव के अंदर है। डेफिनेटली बेस इफेक्ट विल बी देयर। तो यहाँ पे जो आपने पॉजिटिव ग्रोथ रेट रियलाइज़ किया है, इसकी वजह से जो इकोनॉमी की रिकवरी है ना, इकोनॉमी पॉजिटिव में चल रही थी, फिर नीचे आया, रिसेशन में आया, फिर वापस रिकवर कर रही है। तो जो रिकवरी के अंदर जो शेप बन रहा है, ये तो वी शेप बन रहा है, तो इसका मतलब वी शेप रिकवरी हुई है, क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी के शेप हैं। अगर ये टाइम इतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा टाइम लेता रिकवर करने में, मान लो इस फाइनेंशियल ईयर में रिकवर नहीं होता है ना, इंडिया का नेगेटिव ही रहता और फिर नेगेटिव ही रहता, हालांकि थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर रहा है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फिर पहले वाले लेवल पे फिर आता। तो ये क्या बन गया, ये यू शेप बन गया। डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी के शेप बनते हैं, जैसा ये है। अब आप नीचे तो आ गए लेकिन बहुत टाइम ले रहे हो, फिर आप ऊपर आ रहे हो, तो ये यू शेप बन गया। ठीक है, एक इकोनॉमी है जो कि नीचे तो आ गई, अब ऊपर आ ही नहीं रही है, ये एल शेप बन गया, एल शेप बन गया। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स आपके बनते हैं जो चर्चा में बहुत लंबे समय तक रहे, यू शेप, एल शेप। तो सबसे बेस्ट पॉसिबल रिकवरी क्या है, सबसे बेस्ट है कि नीचे आए और उतनी ही तेज़ी से ऊपर गए, वी शेप रिकवरी। तो गवर्नमेंट यहाँ पे डेफिनेटली गवर्नमेंट बोलेगी कि वी शेप जो रिकवरी है वो इंडिया ने करी है, क्योंकि ये बेस्ट पॉसिबल रिकवरी है। तो इंट्रोडक्शन में आप बस यही लिख दीजिए कि जो वी शेप रिकवरी है क्या होती है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये कुछ चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। वी शेप रिकवरी इस तरह की इकोनॉमिक रिकवरी है जहाँ पे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स शार्पली राइज कर रहे हैं। तो जितनी तेज़ी से नीचे गए हैं उतनी तेज़ी से आप राइज कर रहे हैं। क्या क्या राइज करेगा, वही डिमांड है, प्रोडक्शन है, ठीक है, जो भी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के मेजर्स हैं ये वापस से ऊपर उठ रहे हैं। तो दिस इज द काइंड ऑफ स्पीडी रिकवरी हियर।
एंड द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो जो हो सकता है। और फिर अपने इसको रीज़न को सपोर्ट करने के लिए आपको ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ये आप बता सकते हो कि इंडिया के जीडीपी ग्रोथ रेट के फिगर ये हैं। अब ये कोई ऐसा डेटा नहीं है जो बड़ा मुश्किल है याद करना, लेकिन अगर आप ये ग्राफ नहीं बनाते हैं, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू जस्टिफाई योर व्यू। ठीक है, इसके बिना आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे सोर्स जरूर लिख दीजिएगा, इकोनॉमिक सर्वे है। जैसे ये आपको मिल रहा है तो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, लेटेस्ट जो इकोनॉमिक सर्वे हमारे पास है। या फिर आप जो और कहीं से आप मेंशन करते हैं, जैसे एनएसओ का ये डेटा है तो इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं, एनएसओ का डेटा। तो आप देखेंगे ओवर द ईयर ठीक है जीडीपी कम तो हो रही है लेकिन पॉजिटिव में है, लेकिन अब एकदम से ये क्या हो गया, नेगेटिव नीचे आ गया। अब ये ऊपर भी तो गया है, फाइन पॉजिटिव। तो ये वी शेप रिकवरी को ही ये डेटा भी हमें क्या कर रहा है, प्रूव कर रहा है कि हाँ वी शेप रिकवरी इंडिया ने एक्सपीरियंस किया है। इसको कैसे आप मना कर सकते हो, तो फैक्ट तो यही कह रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम आगे मूव करें तो आपको यहाँ पे इतना ही नहीं लिखना है, 15 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, आप कुछ मेंशन कर सकते हो कि क्यों जो है इंडिया की ये रिकवरी हो रही है। आप मेंशन कर सकते हो कि एक्सपोर्ट्स जो है ये आपका ग्रो कर रहे हैं, आपका ओवरऑल प्रोडक्शन ग्रो हो रहा है ना, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। इन कुछ फैक्टर्स को आप मेंशन कर सकते हो आफ्टर मेंशनिंग दिस ग्राफ डेटा हियर। और फिर आप एक और चीज़ यहाँ पे आर्ग्यू करेंगे कि ठीक है ओवरऑल इकोनॉमी के लिए हमने वी शेप रिकवरी किया, लेकिन अभी भी कुछ सेक्टर्स हैं जो कि बिल्कुल भी ऊपर नहीं आए हैं, है ना, क्योंकि 15 मार्क का क्वेश्चन है। और ये वाला जो कंपोनेंट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उसको अगर आप नहीं ऐड करते हो तो वो इनकम्प्लीट रहेगा आंसर। आपको ये बोलना होगा कि इकोनॉमी में जो सेक्टर्स हैं कुछ ने तो स्पीडी रिकवरी करी है, लेकिन कुछ सेक्टर अभी भी बहुत बहुत धीरे रिकवर कर रहे हैं। तो कुछ एक्सपर्ट, इकोनॉमिक एक्सपर्ट यहाँ कहते हैं कि इंडिया एक्चुअली जो है ओवरऑल अगर हम थोड़ा डीप में जाएं तो यहाँ पे इंडिया जो है के शेप रिकवरी देख रहा है। के शेप में क्या होगा, इस तरह का लगेगा। तो आप देखोगे कुछ सेक्टर ने तो बहुत तेज़ी से ग्रो किया, जैसे क्या है जो भी आपके सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं, आपकी रिटेल है, टेक्नोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, इन्होंने तो बहुत तेज़ी से आपका रिकवर किया है। लेकिन कुछ सेक्टर हैं जैसे होटल है, टूरिज़्म है, हॉस्पिटलिटी है, फूड सर्विस हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए हैं, वो अभी भी बिल्कुल रिकवर नहीं कर पा रहे हैं ना, तो उनके लिए चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट है। तो एक्चुअल में हम देखते हैं सेक्टर के स्पेसिफिक तरीके से अगर देखा जाए तो के शेप रिकवरी भी हमें प्रतीत होती है। फिर आप यहाँ बता सकते हो कि जो सेक्टर्स हैं उनको कैसे सपोर्ट देने की ज़रूरत है, स्पेशली एमएसएमई सेक्टर को इस तरह से सपोर्ट देने की ज़रूरत है ताकि ओवरऑल जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वी शेप रिकवरी का उसको अचीव किया जा सके, सभी सेक्टर्स के अंदर चीज़ों को बेहतर बनाया जा सके। इस तरीके से करके आपको इस क्वेश्चन को लेना है, ये काफ़ी स्कोरिंग चीज मार्क्स माने जाएंगे। फाइन, और ओवरऑल ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ये इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आया है। इकोनॉमिक सर्वे में इस पर चर्चा की गई है कि इंडिया ने वी शेप किया नहीं किया, तो ये आप मान लीजिए कि इकोनॉमिक जो सर्वे है आपका, वहाँ से ये क्वेश्चन आप ट्रेस कर सकते हो। इसलिए कहा जाता है कि हाँ इकोनॉमिक सर्वे और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है जहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो फाइन, ये वी शेप रिकवरी और ये चीज़ें आप डेली बेसिस पे न्यूज़ पे पढ़ रहे हो तो कोई भी इसमें डिफ़िकल्ट ये नहीं है, ठीक है ना, डिफ़िकल्टी इस तरीके से नहीं है। अगर आप एक कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, इसलिए कहा जाता है कि न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 का जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक है, डायनामिक इन नेचर है। वैसे तो हर जगह ही काम में आएगा, आपको ऑप्शनल में भी आ ही जाता है जिनका थोड़ा ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डायनेमिक हैं। आप देखोगे स्टैटिक प्लस करंट को जोड़ के या केवल करंट को देख के 80% तक क्वेश्चन रहते हैं। तो विदाउट द हेल्प ऑफ करंट अफेयर और न्यूज़पेपर यू वॉन्ट बी एबल टू जस्टिफाई दीज पेपर्स फॉर श्योर। तो कोई भी एक न्यूज़पेपर पकड़ के रखिए और उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ों को कर रहे हो, है ना। मान लीजिए 5 आर्टिकल है, पाँचों के पाँचों पढ़े हैं, उसके नोट्स बनाए, ज़रूरी नहीं है इस तरह से। फाइन, आप देखोगे कुछ चीज़ों में रेलेवेंट टॉपिक ही नहीं है जो हमारे काम का हो, कुछ चीज़ों में टॉपिक रेलेवेंट है, कंटेंट रेलेवेंट नहीं है। फाइन, तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट पिकिंग दोज क्वालिटी एडिटोरियल्स या फिर जो आपके आर्टिकल्स हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, है ना। जैसे नीति आयोग के सीईओ हैं, उनका खुद का आर्टिकल आ गया, वाइस प्रेसिडेंट है उनका खुद का आर्टिकल आ गया, इंटरनेशनल रिलेशन पे सी राजा मोहन के आर्टिकल हैं। तो इस तरह से आप पिक कर लीजिए, ये चीज़ आप ये सेंस आप ले लेंगे आफ्टर फॉलोइंग 3-4 मंथ्स। अगर आप रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो 3-4 महीने, सो यू विल बी एबल टू पिक दोज आर्टिकल्स। फाइन, फिर आप देखोगे कुछ आर्टिकल रिपीट हो रहे हैं,
जैसे आपने देखा होगा कि जब तालिबान का टेक ओवर हुआ अफगानिस्तान वाला, तो उसके अंदर बस तालिबान और अफगानिस्तान पे ही आर्टिकल है ना, हर डेली बेसिस पे। अभी यूक्रेन चल रहा था तो यूक्रेन पे डेली। अब आपको ऐसा तो है नहीं, यूपीएससी यूक्रेन क्राइसिस हो गया तो डेली यूक्रेन, मतलब यूक्रेन पे 5 क्वेश्चन पूछेगा। मुश्किल है कि एक क्वेश्चन भी आ जाए, और वो भी बहुत एक अलग तरीके से आएगा, डायरेक्ट वे में नहीं आएगा। तो उसको पूरे को एक जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए, वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरह से रिसेट हो रहा है उसको देखने के लिए, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है, वो सब चीज़ें देखने के हिसाब से आप उस पर ठीक है 2 आर्टिकल 3 आर्टिकल तक कर लो। अब पेपर में डेली आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको करना है। तो इस तरीके से आपके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग बड़ी ईजी हो जाती है, और आप खुद के नोट्स बना रहे हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। मैगज़ीन जो है वो इस पर्पज़ को सॉल्व नहीं कर पाती। मैगज़ीन को आप यूज़ कीजिए डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द मंथ, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो आप कवर नहीं कर पा रहे हैं, वो कवर हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा। लेकिन ये जो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है, ये जो एनालिटिकल पार्ट है, वो डेवलप आपका नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई यू शुड डेफिनेटली गो फॉर डेली दिस करंट अफेयर थिंग। हाँ, खुद से आप न्यूज़पेपर को करने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अभी शुरू में डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं तो डेली 8 बजे इसी चैनल पे डेली न्यूज़ एनालिसिस होता है, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। और ये जो सारी चीज़ें ये डिस्कस हम कर रहे हैं, ये हमने करंट अफेयर में 2-3 बार इन इश्यूज़ को डिस्कस किया है। फाइन, जो क्वेश्चन है ये आपके आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं इकोनॉमी पे ही हैं, आपके एनवायरनमेंट में है, पॉलिटी में है, सब जगह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो दिस इज़ अबाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, ये भी आपका IAS मेंस 2021 का क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ असेंशियल फॉर मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए और इंक्लूसिव ग्रोथ भी साथ में चाहिए। फाइन, इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब है कि आपकी जो जीडीपी है वो बहुत तेज़ी से बढ़े, यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छी हो, और साथ में ही ग्रोथ इंक्लूसिव भी होनी चाहिए। इंक्लूसिव मतलब यहाँ पे जो स्पेशली वल्नरेबल सेक्शन है, मार्जिनलाइज सेक्शन है, फाइन, उनके पास में, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होनी चाहिए। इससे होने वाले जो बेनिफिट्स हैं, ग्रोथ से होने वाले जो बेनिफिट हैं, वो उन सेक्शंस को भी यहाँ पे मिले, रूरल एरिया में भी उनको मिले, आपके जो फार्मर्स हैं उनको भी बेनिफिट मिल रहा है, जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको भी बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, इस तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए फाइन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, ये चीज़ इन्होंने पूछा है। डिस्कस इन द लाइट ऑफ इंडियाज़ एक्सपीरियंस, इंडिया के अब ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर आंसर ही आपका बनेगा। जो भी रेलेवेंट कंटेंट है वो आप यहाँ पे अगर सेट करते हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर फिट बैठ सकता है। आपको इंडिया के एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे बताना है। ओवरऑल अगर हम इस क्वेश्चन को समराइज करें तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है किसके अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ये किस तरह से इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करेगा। ठीक है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करेगा अपार्ट फ्रॉम मेकिंग द इंडियाज़ इकोनॉमी मोर कॉम्पिटिटिव। सारी वो चीज़ें करने के बाद अगर हम बात करें तो ये ओवरऑल यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ को कैसे प्रमोट कर रहा है उसकी ये चर्चा कर रहा है। ठीक है, कोई अगर आपके पास रेलेवेंट डेटा है उससे स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी तरीके से आपको जो सही लगे उस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप मेंशन कर सकते हैं कि हाँ सिंपल कि इन्वेस्टमेंट जो है दिस इज़ सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दिस इज़ वन ऑफ द क्रिटिकल कंपोनेंट एज फार एज द इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ कंसर्न। इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ बेसिक चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हो जिससे कि आप जो है आपका ट्रांजिशन बड़ा इजी हो जाएगा, मतलब आपको अपनी बात को साबित करना, प्रूव करने में बड़ी आसानी होगी। तो यहाँ पे आप अगेन एनसीईआरटी भी हेल्पफुल रहेगी। 11th की एनसीईआरटी में इंफ्रास्ट्रक्चर का चैप्टर है जिसके अंदर आपके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मेंशन किया है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मेंशन किया है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कई जगह पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी लिखा मिलेगा। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा, जनरली आप देखोगे जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो गया, रोड्स हैं, रेलवे है, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, ये सब चीज़ें इसमें आ रही है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन हो गया, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो देयर। तो ये जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ओवरऑल इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है, आपकी आउटपुट को बढ़ा रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ जो स्टेट हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सारा इन्वेस्टमेंट वहीं क्यों जा रहा है, जैसे आप देखोगे अच्छा महाराष्ट्र में जा रहा है, तमिलनाडु में जा रहा है, गुजरात में जा रहा है, क्यों नहीं बिहार झारखंड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ जा रहा है इन कंपैरिजन टू दीज स्टेट। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे रीज़न है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है
इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा वो है, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा आपका माना जाएगा फैक्टर है। तो जिन स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है वहाँ पे डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो आप देखोगे ये जो स्टेट हैं इनकी जो जीडीपी है ना, स्टेट्स की जो जीडीपी है या जो पर कैपिटा इनकम है, दिस इज़ कंपैरेटिवली मच हायर इन कंपैरिजन तो स्टेट्स जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, चाहे हम झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें या दूसरे कोई भी स्टेट्स की हम चर्चा कर सकते हैं। क्लियर है? तो इकोनॉमिक इंफ्रा, ये जो सेग्रीगेशन आप कर रहे हो, अगर आपने ये पॉइंट्स यहाँ पे उठा लिए तो आपके लिए बड़ा ईजी हो गया। क्यों? क्योंकि ये दो चीज़ों की बात कर रहा है क्वेश्चन। बात कर रहा है कि कैसे रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, तेज जीडीपी ग्रोथ हमें चाहिए और कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपने ये क्रिएट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप बता सकते हो कैसे ये इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव बना रहा है ना, आपके एक्सपोर्ट का प्रमोशन कर रहा है, फाइन, एक्सपोर्ट को प्रमोशन कर रहा है, ओवरऑल इनकम लेवल्स, इनकम बढ़ा रहा है, स्टेट के पास भी डेफिनेटली यहाँ से ज़्यादा पैसा आएगा इन टर्म्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू एंड ऑल इन दीज स्टेट्स। तो ये है, ये जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट है इसको आप रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ से जोड़ सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ से जोड़ सकते हैं, फाइन। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप मेंशन करोगे, अच्छा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, इवन एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें जो भी हैं वो सब इसके अंदर आएंगी। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि किस तरह से जो इन्वेस्टमेंट है किसके अंदर, अगर अफोर्डेबल हाउसिंग इंश्योर की जा रही है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, अफोर्डेबल हाउसिंग इंश्योर की जा रही है, या फिर आप स्मार्ट सिटी को मेंशन कर सकते हो कि स्मार्ट सिटी कैसे इंक्लूसिव जो है ग्रोथ इंश्योर करना चाह रही है, वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। क्लियर? तो ये कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर कर रहे हैं, किस तरह से जो वल्नरेबल सेक्शन है या जो पुअर सेक्शन है या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, या आप कह सकते हो कि इस तरह से जो ये सब चीज़ें हैं, जैसे घर रहने की सुविधा हो गई है ना, हाउसिंग अफोर्डेबल आपने यहाँ पे बना दिया, हेल्थ केयर के रिगार्डिंग क्वालिटी हेल्थ केयर आप उनको दे रहे हो, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं जो कि हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर से। तो इन चीज़ों पे आप ये मेंशन करके आप इसको इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ और ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हो। स्मार्ट सिटी को मेंशन कर सकते हो, या जो अमृत मिशन है उसको आप मेंशन कर सकते हो। दिस इज़ अगेन टॉकिंग अबाउट सम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल थिंग्स, है ना, चाहे बेसिक आपके सैनिटेशन की चर्चा हो, वाटर सप्लाई की चर्चा हो, इन सब चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हो। जल जीवन मिशन का आप यहाँ पे एग्जांपल्स आप पुट कर सकते हो, फाइन। ओवरऑल इसी तरह से आपको इसको लेके जाना है। और जहाँ तक हम ये फर्स्ट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, इसको इस तरीके से भी आप लिंक कर सकते हो। जो इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्पेशली अगर आपकी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो रहा है तो यहाँ से आपके नए बिजनेसेस डेवलप होंगे, स्टार्टअप्स या जो बिजनेस हैं ये डेवलप हो रहे हैं, डेफिनेटली ये आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, ठीक है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, इनकम ट्रांसफ़र में भी हेल्प करेंगे, इनकम जो लेवल्स हैं ये आपके बढ़ा रहे हैं। और इन्हीं लाइंस पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे नीति आयोग खुद ये कहता है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अलावा ये ईज़ ऑफ लिविंग को भी इंश्योर कर रहा है, ईज़ ऑफ लिविंग को भी इंश्योर कर रहा है। तो ईज़ ऑफ लिविंग हर आदमी से जुड़ा हुआ है ना। तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ से भी आप इसको इस पॉइंट से भी आप मतलब कनेक्ट कर सकते हो ना, यू कैन यूज़ दीज काइंड ऑफ कीवर्ड्स ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें हैं। लास्ट में जब आप कंक्लूजन पार्ट की तरफ आ रहे हो तो वहाँ पे डेफिनेटली यू शुड बी मैंशनिंग, लेट मी जस्ट क्लियर दिस। कंक्लूजन पार्ट की तरफ आ रहे हो तो इंडिया के गवर्नमेंट के कुछ प्रयासों की आप चर्चा कर सकते हो, गवर्नमेंट के जो एफर्ट हैं इनकी चर्चा कर सकते हो, चाहे वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हो, चाहे वो गति शक्ति प्लान के रूप में हो, है ना। और उसके लिए इन्वेस्टमेंट जुटाने के जो प्रयास हैं उसके अंदर आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट जो है पीपीपी मॉडल्स पे काम कर रही है, गवर्नमेंट जो है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव लेके आई है।
पाइपलाइन के माध्यम से जो भी आपके फालतू पड़े एसेट है उनको मोनेटाइज किया जा रहा है। जैसे आप देखोगे कोई ज़मीन खाली पड़ी है रेलवे की, डिफेंस की, तो उसको लीज पे देके, ठीक है, वहाँ से आप लाखों रुपए ले रहे हो। इस तरीके से जो भी एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज करके ये जो फंड है, इनकी फंडिंग है वो इंश्योर की जाएगी। क्लियर? क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, आप कुछ प्रयास बता सकते हो कि गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही है, और अल्टीमेटली यू कैन राइट सम कंक्लूडिंग लाइंस कि हमें ओवरऑल क्या चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन, इन चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन बेहतर चाहिए। और बेहतर हमें क्या चाहिए, फंडिंग जो मॉडल्स हैं, फंडिंग के लिए जो बेहतर मॉडल्स हैं या जो ग्लोबल लेवल पे चीज़ें चल रही हैं उनको लाने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अट्रैक्ट किया जा सके। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पहले वाले पूरे आंसर में आपने डिस्कस किया है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, तो ये इंक्लूसिव एंड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करेगा। तो इस लाइन पे आप अपना आंसर यहाँ पे लिख सकते हो। तो किस तरह से आपने देखा, देखिए ओपन एंड क्वेश्चन है। अब इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, है ना। अभी जैसे करंट में ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन गति शक्ति की चर्चा चल रही है, तो ये आपने यहाँ पे मेंशन किया है। करंट जो है और स्टैटिक दोनों चीज़ों को आपको जोड़ के लिखना है, क्योंकि अगर इन प्लान्स की, गवर्नमेंट अफेयर्स को आप मेंशन नहीं कर रहे हो, इनको अंडरलाइन भी करना है, तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं है ना। वो थोड़ा अजीब सा लगेगा कि हाँ, ये जो रिसेंट इनिशिएटिव है, इतने बड़े बड़े सरकार के प्रयास हैं, उनको आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको एक ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। यही पेपर हम ले रहे हैं, 2021 के ही क्वेश्चन ले रहे हैं। IAS मेंस 2021 का पेपर है, और इसमें आप क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखेंगे तो ये बहुत ही एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द कैपिटल बजट एंड द रेवेन्यू बजट, इसमें अंतर बताना है। एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ बोथ ऑफ दीज बजट, इसमें कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 10 नंबर का है। यू कैन बी वेरी ऑब्जेक्टिव, और ये अच्छे मार्क्स भी यहाँ गेन कर सकते हो। जनरली अगर आप देखोगे तो ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये कहाँ से पूछ लिया है, ये डायरेक्ट 12th की जो NCERT है, कौन सी, मैक्रो इकोनॉमी की, वहाँ से क्वेश्चन आपका पुट कर दिया इसने। अगर आपने वो NCERT पढ़ी है, बड़ी आसानी से आपका काम हो जाएगा। व्हाट शुड बी अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आपको पहले ये बताना होगा कि हाँ बजट है क्या, ठीक है। डायरेक्ट इस पर बताने की बजाय एक बच्चा होगा कि डायरेक्ट ये लिख देगा कि हाँ अच्छा, कैपिटल बजट इस तरह से ना, बजट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, रेवेन्यू, कैपिटल। बट एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप इंट्रोडक्शन दे दें, वो 2 लाइन 3 लाइन का ही दे दें, बट इट विल डेफिनेटली गिव अ काइंड ऑफ इम्प्रेशन। बजट क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो यहाँ पे बताएगा कि सरकार के जो भी खर्चे हैं आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कहाँ खर्चा करेगी और कहाँ से वो पैसा जुटाएगी। बजट इज अ काइंड ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट, कहाँ से पैसा आ रहा है, और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन रेस्पेक्ट टू द एवरी फाइनेंशियल ईयर। आर्टिकल 112 का मेंशन कर दीजिए। आर्टिकल 112 में बजट का प्रोविजन है। विद द हेल्प ऑफ द बजट गवर्नमेंट एंश्योर एलोकेशन ऑफ द पब्लिक गुड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड स्टेबलाइजेशन फंक्शन। ठीक है, अब आप लिख दीजिए, ये इंट्रोडक्शन हो गया। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बस ये वाला पार्ट जरूर होना चाहिए इंट्रोडक्शन के अंदर। तो ये देखिए कितना आसान आपका इंट्रोडक्शन बन गया है। अब आप लिख दीजिए कि जो बजट है इट कंप्राइजेज ऑफ 2 पार्ट्स, कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट। अब रेवेन्यू बजट क्या होता है, कैपिटल बजट क्या होता है, ये बता दीजिए। फाइन, फिर इनके जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो पहला पार्ट है उसके अंदर आपने इंट्रोडक्शन डाल दिया। अब आप बताओगे रेवेन्यू बजट के अंदर क्या हो रहा है। जो भी आपके रेवेन्यू बजट के अंदर क्या है, जो भी आपकी करंट रेवेन्यू रिसिप्ट है, जो भी आपका करंट रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब पैसा, बजट में हो क्या रहा है, पैसा आ कहाँ से रहा है, और खर्चा। गवर्नमेंट मान लो बोलती है 100 रुपये हम खर्चा कर रहे हैं, तो उतना पैसा रिसिप्ट मतलब उतना पैसा आना भी तो चाहिए। तो गवर्नमेंट ये बताती है यहाँ खर्चा करेंगे, यहाँ से पैसा आएगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस बजट थिंग। तो रेवेन्यू बजट क्या बता रहा है, शोज द करंट रेवेन्यू रिसिप्ट एज वेल एज एक्सपेंडिचर दैट कैन बी मेड फॉर दीज रिसिप्ट्स। फाइन, रेवेन्यू बजट के अंदर ये आपका हो रहा है। सो और कैपिटल बजट के अंदर आपका क्या है, कैपिटल बजट एन अकाउंट ऑफ द असेट एंड लायबिलिटीज़, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट पे असेट हैं या जो लायबिलिटीज़ हैं उसके रिगार्डिंग जो भी अकाउंटिंग है वो यहाँ पे आपका हो रहा है कैपिटल बजट में।
तो एक तो सिंपल सा तरीका ये है कि आप जब रेवेन्यू बजट का यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं उसी के साथ आप जो रिसिप्ट हैं और ये रेवेन्यू रिसिप्ट हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर कैपिटल बजट को एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। या फिर इसमें ये टेबल बना के भी आपका काम चल सकता है कि आप टेबल भी बना दो, रेवेन्यू बजट है तो रेवेन्यू रिसिप्ट आपने लिख दिया और यहाँ पे इस तरह से। तो इसमें क्या होगा, एक ये डेफिनेशन के माध्यम से आपने डिस्टिंग्विश तो कर ही दिया है ना, और कंपोनेंट भी आपके ये एक्सप्लेन हो जाएंगे। दोनों बजट के कंपोनेंट लिखने हैं तो आपको यहाँ पे बताना होगा कंपोनेंट्स के अंदर, जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट है तो रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा है। अब ये वो पैसा है विच टोटली बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, है ना, विच कैन नॉट बी रिक्लेम्ड, जो कि गवर्नमेंट को ही बिलोंग कर रहा है। अगर गवर्नमेंट ने उधार ले लिया मान लो, तो वो तो गवर्नमेंट को बिलोंग नहीं कर रहा ना, उसको तो रिक्लेम किया जा सकता है, कल को लौटाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट का ही पैसा है ना। इस तरह के पैसे, इस तरह का पूरा जो पैसा है रिसिप्ट है वो रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा, जो पूरा का पूरा गवर्नमेंट को बिलोंग करता है, जिसको रिक्लेम नहीं किया जा सकता। तो इसमें टैक्स रेवेन्यू हो गया एक पार्ट, वेल्थ टैक्स तो अभी हट गया है। तो इसमें आप लिख दोगे टैक्स रेवेन्यू के अंदर डायरेक्ट टैक्स, इसको टेबल फॉर्म के अंदर या पॉइंट फॉर्मेट में लिखेंगे, इट विल बी मच बेटर। तो आप रेवेन्यू रिसिप्ट में ये लाइन लिखेंगे कि इट बेसिकली टोटली बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट एंड इट कैन नॉट बी रिक्लेम्ड, दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फिर ये टेबल बना दीजिए, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ऐसा बीच में लाइन करके ये कंपोनेंट लिख दीजिए। डायरेक्ट टैक्स एग्जांपल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, एक्साइज एटसेट्रा। नॉन टैक्स रेवेन्यू में मतलब ये पैसा तो आ रहा है लेकिन गवर्नमेंट पे कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा, कोई भार क्रिएट नहीं कर रहा, गवर्नमेंट का ही पैसा है। तो आप देखोगे गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे रखा है तो वहाँ से जो पैसा आ रहा है इंटरेस्ट हो गया, है ना। गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज़ हैं वहाँ पे कोई प्रॉफिट हो रहा है, गवर्नमेंट कोई सर्विस दे रही है, उस पर फीस चार्ज कर रही है, गवर्नमेंट को कोई जो है ग्रांट्स मिल रही हैं, कोई गिफ्ट आ रहे हैं, तो वो वापस तो लौटाना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन करनी है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये क्या हुआ, टेबल फॉर्मेट में आप लिख रहे हो, टाइम भी कम लग रहा है और ज़्यादा इफेक्टिव भी है इस वाले केस के अंदर। तो रेवेन्यू रिसिप्ट लिखा, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे आ जाओ। अब इसमें बताना होगा नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है, जनरली इस तरह का खर्चा है, इन जनरल ये असेट क्रिएशन नहीं कर रहा है। तो एक्सपेंडिचर विच इज़ इनकर्ड अदर देन द क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल असेट्स। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट पेमेंट है, गवर्नमेंट जो उधार लेती है तो हर साल उधार लेती है तो सालों साल का इंटरेस्ट इतना, तो सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे खर्चा हो रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सबसे ज़्यादा खर्चा है वो इंटरेस्ट पेमेंट पे, ये आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा। फिर गवर्नमेंट क्या चल रही है, गवर्नमेंट अपने चलाने के लिए, अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनको सैलरी दे रही है, पेंशन दे रही है, डिफेंस पे, सिक्योरिटी पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे जो भी खर्चा कर रही है वो सब इसके अंदर आएगा। फाइन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर आ जाएगा जो भी सब्सिडीज़ हैं, फूड सब्सिडी है या जो फर्टिलाइजर एटसेट्रा, जो भी सब्सिडी छूट दे रही है वो सब खर्चे। तो ये सारे कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस तरह का एक्सपेंडिचर है ये बताया और फिर इसके कंपोनेंट लिख दिए। तो बड़े ही कम शब्दों में आपने आंसर यहाँ पे लिख दिया है, बट ओवरऑल चीज़ ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए और ये सब चीज़ें आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। फाइन, अब आप कैपिटल बजट पे आ जाएंगे। कैपिटल बजट पे भी इसी तरह से। तो कैपिटल रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट है, मतलब ऐसा पैसा है या तो आप पे लायबिलिटी क्रिएट कर देगा, मतलब आपने उधार ले लिया जैसे, तो पैसा तो आ गया उधार लेके, लेकिन आपके ऊपर एक तरह का भार हो गया ना, लायबिलिटी हो गई। ओके, in the future you will have to repay that debt. So it is these kind of receipt are either creating the liability or reducing your financial asset. तो फाइनेंशियल असेट को रिड्यूस करते हैं। तो मान लीजिए गवर्नमेंट की किसी कंपनी में, अपनी खुद की कंपनी है जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कहलाती है या अंडरटेकिंग्स होती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की ऑनरशिप होती है। तो गवर्नमेंट की उस कंपनी में हिस्सेदारी 100% है। गवर्नमेंट यहाँ पे अपना स्टेक बेच रही है। गवर्नमेंट कहती है कि हमें पैसे की ज़रूरत है, चलो हम 20% अपनी हिस्सेदारी बेच देते हैं, अब हमारी हिस्सेदारी 80% हो गई। तो आपके फाइनेंशियल असेट तो रिड्यूस हो गए लेकिन आपको पैसा मिल गया, रिसिप्ट में आएगा। तो यहाँ पे जो डिसइन्वेस्टमेंट से जो मिलने वाली प्रोसीड्स हैं या फिर प्राइवेटाइजेशन से मिलने वाली जो पैसा है, प्रोसीड्स हैं, वो यहाँ पे आएंगी। प्राइवेटाइजेशन कब कहलाएगा, जब ये 80% मान लो 49% हो जाता है और 51% ये जो ऑनरशिप वाला पार्ट है, मैक्सिमम जो पार्ट है वो प्राइवेट सेक्टर या दूसरे के पास है। तो ये प्राइवेटाइजेशन या स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ये आपका कहलाएगा। इन चीज़ों को आपको ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगेन गो फॉर दिस टेबल थिंक, है ना। टेबल आप बना दीजिए सारणी टाइप। कैपिटल रिसिप्ट में ये लिखना जरूरी है, लेकिन क्या इंक्लूड होगा, जो क्रिएट कर रहा है लायबिलिटी और रिड्यूस कर रहा है फाइनेंशियल एसेट। क्योंकि ये 2 लाइन आपने लिखी, एग्जामिनर को ये मतलब मैसेज गया कि हाँ आपको कॉन्सेप्ट पता है क्या क्या इसमें आ रहा है। और फिर एग्जाम्पल के रूप में लिख दो कि जो भी लोन ले रहे हैं, अब लोन आप ले रहे हो चाहे इंडिया के अंदर से ले रहे हो, मतलब इंटरनल है,
या फिर एक्सटर्नल डेट है, कोई भी हो, विदेशों से कहीं से भी ले रहे हो, किसी कंट्री से, किसी फॉरेन जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, कहीं से भी, किसी भी तरह का, इंटरनल में मार्केट, कमर्शियल बैंक, आरबीआई, कहीं से भी ले रहे हो, ये सारी बोरोइंग आपकी यहाँ पे आएगी। ठीक है, आपका डिसइन्वेस्टमेंट से जो प्रोसीड आपकी पैसा आ रहा है वो यहाँ पे आएगा। जो भी आपके ये स्मॉल सेविंग फंड्स वगैरह हैं, लोगों ने अपने पैसा जमा करा रखे हैं, तो वो आप पे लाइबिलिटी तो है, आपका पैसा नहीं है ना, तो वो भी यहाँ पे आएगा। रिकवरी ऑफ लोन, अगर आपने किसी को लोन दे रखा है, सरकार ने मान लो लोन दिया हुआ है जैसे स्टेट वगैरह को, तो अब आप लोन को क्या कर रहे हो, रिकवर कर रहे हो। तो लोन एक तरह का आपका असेट के रूप में काम कर रहा था। क्यों असेट था? फाइनेंशियल असेट था, इस पर आपको इंटरेस्ट के थ्रू इनकम हो रही थी। अब आपने उस लोन की क्या कर ली, रिकवरी कर ली, तो ये भी इसमें आएगा। तो आपको ये 2 लाइन मेंशन करके चार्ट के फॉर्म में या पॉइंट फॉर्मेट में आप इसको बना दीजिए, 1 2 3 4, बड़ा आसानी से कम शब्दों में हो जाएगा। तो इन जनरल क्या होता है, कभी ये कैपिटल रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, ये वो करके अलग अलग तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहा है किसमें, प्रीलिम्स के अंदर, लेकिन इस बार इसने बहुत फैक्चुअल इसको बना दिया। और अगर आपने प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी की है तो इस क्वेश्चन को भी बड़े अच्छे से मैनेज कर सकते हो। कैपिटल रिसिप्ट की बात की तो अब एक्सपेंडिचर की भी चर्चा कर लो। ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जिससे आपके असेट क्रिएट हो रहे हैं, या तो फिजिकल असेट क्रिएट हो रहा है या फाइनेंशियल असेट। फाइनेंशियल असेट क्रिएशन मतलब आपने किसी को लोन दे दिया, लोन दे रहे हो, तो वो जो खर्चा आपका गया है, लेकिन उसमें आपका असेट क्रिएशन हो गया ना। अगर आपने कहीं पे ज़मीन खरीद ली, किसी मशीनरी में कोई आपका हो रहा है इन्वेस्टमेंट, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, तो ये सारे इस तरीके के कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल। तो इस तरीके से ये कंपोनेंट्स आपको बनाने थे, और ये डेटा वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू मेक यू अवेयर कि किस तरह से चीज़ें रह रही हैं। आप चाहें तो बता सकते हैं कि लगभग, जैसे अगर आपने टैक्स रेवेन्यू की बात की है, टैक्स रेवेन्यू की बात की है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लमसम 50% या मोर देन 50% जो हमारा क्या है, ओवरऑल जो रिसिप्ट हैं ना, ओवरऑल जो गवर्नमेंट की रिसिप्ट है उसका 50% या उससे ज़्यादा पार्ट कहाँ से आ रहा है, टैक्स रेवेन्यू से आ रहा है। अगर इस तरह की डेटा, अगर आपने बजट पढ़ा है, बजट स्टडी किया है, तो इस तरह से डेटा अगर आप मेंशन करते हैं वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। ठीक है, अगर आपको ध्यान रह जाता है, क्योंकि ये अगर आप देखोगे बजट, तो ये चीज़ें हम बजट में पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ टैक्स रेवेन्यू जो आ रहा है ये सब टैक्स रेवेन्यू है। कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, ये तो हो गए डायरेक्ट, कस्टम, एक्साइज, जीएसटी, इनडायरेक्ट, तो ये सारे कंपोनेंट आप मिलाओगे, इट शुड बी समवेयर अराउंड 53%। ओके, तो यहाँ पे अगर आपने जब टैक्स रेवेन्यू, वहाँ पे आपने टेबल लिखा था, ये जो टैक्स रेवेन्यू वाला बनाया था, यहाँ पे आप लिख सकते हो इट मेक्स अराउंड 50% ऑफ द टोटल रिसिप्ट पार्ट, चाहे वो ओवरऑल जो रिसिप्ट हैं, केवल रेवेन्यू रिसिप्ट की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल रिसिप्ट का इतना परसेंट पार्ट। जब आप यहाँ पे बोरोइंग की चर्चा करोगे कैपिटल रिसिप्ट में, ये तो खैर वेरी करता है, इसको रहने दीजिए, बट दिस मच इज सफिशिएंट, एटलीस्ट अगर आप इतना लिख रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा आपका आंसर बना देगा। तो आपने देखा किस तरह से बहुत ही बेसिक फॉर्म के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे स्टैटिक पोर्शन और करंट को लिंक कर रहा है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये भी आपका जो है आईएएस मेंस 2021 का ही क्वेश्चन है। हाउ डिड लैंड रिफॉर्म्स इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री हेल्प टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर। लैंड रिफॉर्म का जो टॉपिक है ये आपका अगेन एनसीईआरटी में मेंशन है, ये है आपकी 11th क्लास की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो बच्चे नए हैं दे आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट, एनसीईआरटी कैसे करना है, क्या करना है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाई राहुल भारद्वाज, ऐसा डाल देना, या राहुल भारद्वाज इकोनॉमिक्स ऐसा डाल देना, तो 2 आपको वीडियो मिलेंगे। एक में तो हमने 11th क्लास की एनसीईआरटी को डिस्कस किया है, और एक में जो 12th की मैक्रो इकोनॉमी है उसको बेस हमने लिया है। तो जो ये दूसरा वाला सेशन है ये लगभग 7 घंटे का है, और ये 8 घंटे का एक सेशन आपको मिलेगा। यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू दोज वीडियोस, और लिंक भी मैं कोशिश करूँगा प्रोवाइड कर दूँ आपको। जो टेलीग्राम है उस पर आप कनेक्ट हो जाइएगा, है ना, यूपीएससी राहुल भारद्वाज नाम डाल के सर्च कर सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्या ये कह रहा है, लैंड रिफॉर्म की बात कर रहा है। हाउ डिड लैंड रिफॉर्म इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री हेल्प टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर। किस तरह से जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं उनकी सहायता यहाँ पे लैंड रिफॉर्म ने की है। तो लैंड रिफॉर्म क्या है ये आप 2 लाइनें उसके बारे में बता दीजिए। फिर ओवरऑल जो लैंड रिफॉर्म के पॉइंटर्स थे, है ना, लैंड रिफॉर्म क्या थे, इस तरह के रिफॉर्म थे जो कि आपकी ऑनरशिप जो है, फाइन, जो ऑनरशिप है उसके रिगार्डिंग आप कुछ चीज़ें चेंज कर रहे हो। लैंड रिफॉर्म इज़ अ काइंड ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म इन्वॉल्विंग द चेंजिंग ऑफ लॉज, रेगुलेशन, कस्टम रिगार्डिंग द लैंड ऑनरशिप। लैंड की ऑनरशिप को लेके जो भी आप कुछ चेंजेस कर रहे हो वो यहाँ पे लाए गए।
लैंड रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करने का मेजर पार्ट क्या था कि हाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में तो बढ़ावा मिले ही, लेकिन इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी इम्प्रूव हो कंट्री की। ठीक है, तो इसको एज ए टूल ऑफ सोशल जस्टिस इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहा पूरे इंडिया के अंदर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है सम पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर पूछा है इन्होंने, तो उसी तरह से आपको बताना है। तो लैंड रिफॉर्म के जो कंपोनेंट्स हैं, है ना, एक एक कंपोनेंट को लिखते जाइए, तो वहाँ पे आप ये भी बता देंगे कि कैसे लैंड रिफॉर्म क्या थे, वो भी चीज़ आ गई है ऑटोमेटिकली, और कौन से कंपोनेंट ने क्या हेल्प की वो भी आप बता दीजिए। तो दिस इज़ द आई मीन सबसे इजी वे है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, इतने आसानी से आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो लैंड रिफॉर्म की जो कंपोनेंट है उसमें सबसे सक्सेसफुल जो रहा वो ये था, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम या इंटरमीडियरीज, जो इंटरमीडियरीज थे। ये ब्रिटिश इंडिया के अंदर क्या होता था, इंटरमीडियरीज इन्होंने रख रखे थे, जैसे जमींदार हैं, तो सरकार और फार्मर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बीच में जमींदार हैं जो कि यहाँ पे टैक्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन और ये सब कर रहे हैं। तो ये एबोलिश किया गया लैंड रिफॉर्म के अंदर, और ये तो ओवरऑल पूरे इंडिया में ही सक्सेसफुल रहा। ऑलमोस्ट 20 मिलियन फार्मर्स वर बॉट इनटू डायरेक्ट रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट, जिसकी वजह से फार्मर्स को यहाँ पे कई जगह पे ऑनरशिप राइट्स और ये भी जो दिए गए, उसकी वजह से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, ओवरऑल लैंड प्रोडक्टिविटी बढ़ी, उनकी खुद की इनकम भी बढ़ रही है। टीनेंसी रिफॉर्म में आप देखोगे कि जो रेंट है ना, या फिर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है कि आपको ऐसे ही एविक्ट नहीं किया जा सकता, तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर और फिक्सिंग ऑफ द मैक्सिमम रेंट ये इंश्योर किया गया, जिससे जो स्मॉल फार्मर्स थे इनको सोशल सिक्योरिटी इंश्योर हुई। अब ये जो टीनेंसी रिफॉर्म है, यहाँ पे आप देखोगे जो लिख रहा था सम पार्ट ऑफ द इंडिया, तो ये देखोगे केरल के अंदर और बंगाल के अंदर यहाँ पे सक्सेसफुल रहे, बाकी सब जगह बहुत ही लिमिटेड या नहीं के बराबर सक्सेस है। कुछ जगह पे तो कम्युनिटी क्लैश भी हुए हैं, जैसे अगर हम बात करें बिहार है, एमपी है, सम पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे इसकी वजह से, क्योंकि देखिए जो लैंड है ना, लैंड की जो ऑनरशिप है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसके अंदर, इनइक्वालिटीज के अंदर। अगर लैंड ऑनरशिप में इनइक्वालिटी है तो वो ओवरऑल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी या सोशल इनइक्वालिटी को भी जन्म दे रही है। इस चीज़ को यहाँ पे समझा गया और इसीलिए लैंड रिफॉर्म लाए गए थे। तो टीनेंसी रिफॉर्म आपके सक्सेसफुल हुए, जैसे बंगाल के केस में आप अगर एग्जांपल ध्यान है, बरगा करके, ऑपरेशन बरगा करके मेंशन कर सकते हो, इन द लेट 70s ये था, 60s में केरला में फोकस हो गया था। तो यहाँ पे इन्होंने टीनेंसी रिफॉर्म किए, स्मॉल फार्मर्स को ये सोशल सिक्योरिटी मिलना स्टार्ट हुई और इनकी जो इनकम्स हैं वो यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हुई, इन्होंने इन्वेस्टमेंट ये किया, तो कुछ हद तक इनको बेनिफिट यहाँ पे मिला। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स ने भी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के अंदर हेल्प की विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिसइंटीग्रेशन को रोका इन्होंने, कोऑपरेटिव फार्मिंग से भी काफ़ी हद तक यहाँ पे मदद मिली। तो ये सब कंपोनेंट है आपके लैंड रिफॉर्म के, जिनके बारे में आप बता सकते हो। और स्मॉल मार्जिनल फार्मर, ये छोटे लेवल पे फार्मर्स हैं, ऐसे फार्मर जिनकी लैंड एरिया 2 हेक्टेयर या से कम है ना, 2 हेक्टेयर से कम है। तो इफ़ वी सी बेसिकली इन सम पार्ट, स्पेशली केरल बंगाल, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि लैंड रिफॉर्म ज़्यादा सक्सेसफुल है इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया। रीज़न आपको मेंशन करने हैं कि पॉलिटिकल विल और अवेयरनेस ये मेजर फैक्टर रहे, सोसाइटी या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन ये रहा। तो जिस पॉलिटिकल विल के साथ, जिस अलर्टनेस, जिस प्रायोरिटी के साथ बंगाल केरल जैसे एरिया में इनको लागू किया गया, वो चीज़ और जगह पे बहुत कम देखने को मिलती है। पुअर मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, ये एक और वन ऑफ द मेजर फैक्टर था फेलियर का। तो यहाँ पे अभी डिजिटाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, तो डिजिटाइजेशन अगर यहाँ पे किया जा सके, और जो लैंड रिफॉर्म है वो दूसरे फेज के अंदर अपना आ चुके हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे हेल्प होगी। और ये जो एज अ टूल ऑफ सोशल जस्टिस हमने जिसको बनाया था, उसके जो बेनिफिट हैं वो पूरे इंडिया में है ना, रादर देन रेस्ट्रिक्टिंग इट टू सम पार्ट ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर उसके बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सो ये पॉइंट्स आपको इस तरह से ध्यान रखने हैं। 10 मार्क का क्वेश्चन है, दिस शुड बी सफिशिएंट। सो इन दिस मैनर जो हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं, इस तरीके से आपके रहेंगे। इसी तरह से और कुछ क्वेश्चन का अगर हम दें, 2021 में एक क्वेश्चन था, हाँ, जीडीपी मेथड जो कैलकुलेशन है 2015 में चेंज हुआ, तो पहले कैसा था, बाद में कैसा था। तो हमने देखा कि हाँ, बाद में मार्केट प्राइस और जीवीए मेथड पे आ गया था। तो ये बहुत ही फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, कभी आप देखोगे करंट अफेयर से रिलेट करके है। तो अगर आपने स्टैटिक पोर्शन और करंट पोर्शन को अच्छे से किया है, यू विल बी एबल टू मैनेज दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस।
फाइन, ये आपको दिक्कत नहीं होगी। और आंसर राइटिंग का सिंपल सा फंडा यही है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम नए हैं, हमने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, कब आंसर राइटिंग स्टार्ट करें, कैसे करें? तो देखो, एक प्रॉपर वे में आंसर राइटिंग के लिए एटलीस्ट आपको कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें, जैसे एनसीईआरटी तो आपने कवर कर ली हो उस करंट पार्ट पर्टिकुलर जिसमें आप आंसर राइटिंग अटेम्प्ट कर रहे हो, कम से कम एनसीईआरटी आपने कर ली हो, दिस शुड बी सफिशिएंट। और आप रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, इतना मैं मानता हूँ कि है, आप कर लो, फिर आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो प्रॉपर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वेट करो जब तक आंसर एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं होती। आप अब डेली बेसिस पे कुछ भी आप लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन का आंसर ही लिखना है, क्योंकि देखिए ये जो आंसर लिखना है ना, ये एक तरह की स्किल है। क्या है? स्किल। और स्किल को बिल्ड करने में टाइम लगता है। जैसा होता है ना, ड्राइविंग आप सीख रहे हो, कोई पहली बार ड्राइव करता है तो उसको लगता है यार पता नहीं कैसे कर लेते हैं लोग, जब वो चलाने लग जाता है तो हैबिट में आ जाता है। तो ये आंसर जो आप राइट करते हो एक तरह की स्किल है। क्या स्किल है? कि आपके जो भी दिमाग में थॉट्स हैं वो ऑर्गेनाइज होकर पेपर पे आ रहे हैं। ठीक है, तो सेंटेंस कंपोजिशन, रेलेवेंट, क्योंकि आपके दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप 10 पेज भर सकते हो, लेकिन आपको तो 1 या 2 पेज में आंसर लिखना है। तो ये स्किल आपको धीरे धीरे सीखनी होगी, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप वेट यहाँ पे करो, आप डेली बेसिस पे, चाहे आज ही से आप यहाँ पे बना लो कि मुझे 30 मिनट कुछ लिखना है, 30 मिनट कुछ लिखना है। कोई भी इवेंट हो, जैसे अभी सलमान रुश्दी पे ये अटैक रहा फ्रंट पेज पे सब जगह, मान लीजिए इसी क्या आपका दिमाग में, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो, क्यों अटैक हुआ, कैसे इस तरह से रोका जा सकता है, उस पर लिख लो। ठीक है, या गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च करी है, कुछ है, अभी हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, उसके बारे में आप लिखो कि अच्छा ये अभियान क्या करेगा, क्या इससे फ़ायदा है, कैसे ये क्या क्रिएट कर रहा है, कुछ भी आपको लिखना है। 30 मिनट आपको यहाँ पे लिखना है, चाहे आपकी हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है। फिर जैसे जैसे आपका ये बेसिक चीज़ें कवर हो जाती है एनसीईआरटी न्यूज़पेपर, तो फिर आप प्रॉपर आंसर राइटिंग पे चले जाओ। क्वेश्चन के आंसर जैसे आज हमने डिस्कस किए, इस तरह से क्वेश्चन के आंसर लिखिए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, इवन टॉपर्स ने अपने इंटरव्यू में इस चीज़ को कन्वे किया कि हमें भी शुरू में लगता था, लेकिन इस चीज़ को आपको ओवरकम करना है। अगर आपको डर लग रहा है, आप लिखोगे ही नहीं, है ना, प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, तो फिर कैसे, हाउ डू यू सपोज टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन? क्योंकि अल्टीमेटली मेंस के मार्क्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आपके लिए कुछ बेसिक सजेशन हैं, इनको आप करिए। एंड आई वुड रिकमेंड कि अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी हैं या प्लान कर रहे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस 4 PM क्लास। 4 से 6 बजे एक आपकी इकोनॉमी की क्लास होती है, और इस क्लास के अंदर हम पूरी इकोनॉमिक्स प्री और मेंस को लेके कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, MCQs को भी लिया है, और आंसर राइटिंग कंपोनेंट भी लेके चल रहे हैं। ठीक है, करंट को कैसे करना है, करंट को भी अपडेट करके चल रहे हैं। सो यू कैन डेफिनेटली बी द पार्ट ऑफ दिस कोर्स एज वेल। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे अनअकैडमी आपको एक ही बार फीस देनी है, और अनअकैडमी पे जितने भी एजुकेटर्स हैं उनके जो भी कोर्सेज हैं सब आपके लिए फ्री हो जाता है। आप चाहें जितनी बार उस क्लास को देख सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है, और आपको आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज के कंपोनेंट भी यहाँ पे मिल रहे हैं। तो अब आपकी प्रिपरेशन बड़ी आसान हो गई है। देयर इज़ नो कंपल्शन टू शिफ्ट इन द बिग सिटी, और यू नीड टू स्पेंड, देयर इज़ नो नीड टू स्पेंड lakhs of rupees. You can be the part of Unacademy success story here. और सबसे अच्छी बात है, आपके जो नोट्स हैं अपडेटेड फॉर्म में, है ना, करंट अफेयर से अपडेटेड जो आपके नोट्स हैं पूरे के पूरे प्रिंटेड फॉर्म में आपको 20 बुकलेट्स आपको मिलती हैं, सब्सक्रिप्शन के साथ आपको घर भेजी जाती हैं, तो उसको भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। नए बैचेज आपके 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, स्पेशली 2023 और 24 वाले जो बच्चे हैं, दे कैन बी द पार्ट ऑफ दिस बैच कोर्सेज। 0% EMI के लिए भी आप जा सकते हैं, ये ऑप्शन भी मिलता है। जो बच्चे कॉलेज के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस 2 ईयर सब्सक्रिप्शन, तो आपकी सेविंग भी है और आपकी पूरी नीड्स को कवर कर रहा है। एंड इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर रिजल्ट, यू कैन गेट 1 ईयर एक्सटेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट। फाइन, यूज़ द कोड RB Live। सब्सक्रिप्शन के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाते हैं। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, यू नीड टू चूज़ योर प्लान, जैसे आपको 2 साल का प्लान लेना है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो जो फीस स्ट्रक्चर आ रही है वो है। फिर आप उसमें कोड पुट कीजिए RB LIVE, तो जो भी मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट है वो आपका एप्लीकेबल हो जाएगा, और ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आप जा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ऑप्शनल काफ़ी सारे नए स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन ये है कि एक तो आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन है उसमें आपको बेनिफिट मिल जाते हैं लाइव मेंटरशिप के, और ऑप्शनल वाला कंपोनेंट अलग भी ले सकते हो। लेकिन जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, इस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में आपका GS प्लस ऑप्शनल दोनों इंक्लूड है। अब ऑप्शनल सारे इंक्लूड हो गए, एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे ऑप्शनल इंक्लूड है। क्योंकि कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, सर ऑप्शनल हमने चेंज कर दिया तो दोबारा फीस देनी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो दिस इज़ ऑल। कल आपका सुबह 11 बजे ये टेस्ट है कॉम्बैट के नाम से, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कॉम्बैट के नाम से जो लिंक है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये फ्री है हर बच्चे के लिए। यूज़ द कोड RB Live टू अनलॉक दिस फ्री टेस्ट। और यहाँ पे 60 मिनट में 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। यू कैन विन सो मेनी प्राइसेस, स्कॉलरशिप्स एक्सेट्रा।
ऑफलाइन मॉक टेस्ट यहाँ पे अनअकैडमी कंडक्ट करा रहा है और इसके लिए आपका 22 से 25 अगस्त को कंडक्ट होगा, फाइन। और इन डेप्थ इवैल्यूएशन भी है, मॉडल आंसर्स टॉपर्स के द्वारा दिए जाएंगे आपको यहाँ पे। तो अगर आप दिल्ली, जयपुर, लखनऊ सेंटर पे आ सकते हैं और इन टेस्टों को डेफिनेटली अपीयर कर सकते हैं। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, लगभग 70-80% तक आपने किया है, सो यू कैन डेफिनेटली अपीयर फॉर दिस मॉक टेस्ट, है ना। आप मॉक टेस्ट को दे सकते हैं, ज़रूर से दीजिए और इनरोल कर सकते हैं इसमें। यू कैन यूज़ दिस कोड RB Live फॉर दैट एज वेल। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मैं यही चाहूँगा कि आप आंसर राइटिंग को अपने डेली जो आपका कंपोनेंट है स्टडी का, जैसे न्यूज़पेपर डेली है, उस तरह से आप इसको भी इंटीग्रेट करें अपनी स्टडी प्लान में, ताकि आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलेंगे। जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हैव अ ग्रेट डे।